चैप्टर 151। क्लेन ने एजिक से कहा कि उसके पास उसकी मेमोरी लॉस के बारे में एक थ्योरी है। उसने कहा कि शायद एजिक हर कुछ डिकेड्स में मरते हैं और फिर एक नए लाइफ साइकिल के लिए जागते हैं जिसमें वो सब कुछ भूल जाते हैं। उसने एजिक से पूछा कि क्या जब वो आखिरी बार बैकलैंड में जागे तो उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और पैसे थे। एजिक ने इस बात को कंफर्म किया। क्लेन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि उनके पिछले सेल्फ ने उनके लिए सब कुछ पहले ही अरेंज कर दिया था। एजिक ने क्लेन की थ्योरी को माना पर कहा कि वो इंतज़ार नहीं कर सकता कि उसकी यादें खुद वापस आएं, इसलिए वो अपने पास्ट को एक्टिव तरीके से ढूंढेगा। इसके बाद क्लेन ने एजिक से एक छोटा सा फेवर मांगा। उसने एजिक से कहा कि वो अगले 1-2 हफ्ते में टिंजन से 2 से 5 घंटे दूर किसी टाउन में जाकर एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट करे जिससे किसी को नुकसान ना हो। इसका मकसद नाइट हॉक्स को वहां आने पर मजबूर करना था। क्लेन का प्लान सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 का इस्तेमाल करने का था, जिससे वो डिवाइन ब्लड लेकर फ्लेयरिंग सन चार्म्स बना सके और अपनी शक्ति बढ़ा सके। एजिक ने बिना सवाल किए उसकी मदद करने का वादा किया। रात को घर लौटने पर क्लेन ने अपने भाई बेंसन को जगा हुआ देखा। क्लेन ने बेंसन से मजाक किया कि उसके टिंजन से बाहर की ट्रिप एक पैरानॉर्मल नॉवेल की तरह थी। फिर क्लेन ने बेंसन को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम के बारे में कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ दी। उसने बेंसन से कहा कि उसको बस पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे ये एग्ज़ाम हो या ना हो। बेंसन ने कहा कि वो पढ़ाई इसलिए करता है ताकि वो एक अच्छी नौकरी ढूंढ सके। रात का खाना खाने के बाद क्लेन ने अपने कमरे में स्पिरिचुअल वॉल बनाई। उसने प्लान किया कि वो ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन करेगा, ये पता लगाने के लिए कि द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा को समन करना कितना खतरनाक हो सकता है। चैप्टर 152। क्लेन ने ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस स्पेस में एक नया रिचुअल करने का प्लान बनाया। उसने एक स्पेशल मंत्र बनाया जिससे वो खुद को ही समन कर सके। डिविनेशन करने पर उसे पता चला कि रियल वर्ल्ड में इस रिचुअल को करने से कोई खतरा नहीं होगा। उसने अपने कमरे में रिचुअल शुरू किया जिससे उसकी स्पिरिचुअलिटी तेजी से कंज्यूम होने लगी और एक ग्रे रंग का वॉर्टेक्स बन गया। जब वो वापस मिस्टीरियस स्पेस में गया तो उसने वहां एक शेपलेस डोर देखा जो उसकी समनिंग का रिजल्ट था। उसने उस डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। क्लेन ने सोचा कि शायद सीक्वेंस 8 क्लाउन बनने के बाद वो इसे कर पाएगा। रात को सोने के बाद क्लेन ने एक सपना देखा। उसके सपने में डन स्मिथ उसके लिविंग रूम में बैठे थे और बस उसे चुपचाप घूर रहे थे। डन की गहरी आंखें देखकर क्लेन बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बर्तन साफ किए, कपड़े साफ किए, पर डन ने बस घूरना जारी रखा। आखिर में डन बिना कुछ बोले चला गया और क्लेन ने आराम की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी नाइटमेयर एबिलिटी का असर था। बैकलैंड में ऑड्रे एक हाई एंड डिपार्टमेंट स्टोर फिलिप्स में थी। अपनी स्पेक्टेटर एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो आसानी से दूर अमीर लोगों के साथ सोशलाइज कर रही थी। वहाँ वो अपनी दोस्त ज़ाव डेरेचा से मिली जो एक अटेंडेंट की डिस्गाइज में थी। ऑड्रे ने ज़ाव को एक लाइफ लाइक पोर्ट्रेट दिया और उसे वाइस एडमिरल हरिकेन क्विलांगोस को ढूंढने के लिए कहा। उसने ज़ाव को बताया कि इस काम के बदले उसे 10,000 पाउंड्स का इनाम मिल सकता है जो किंगडम ने रखा था। ज़ाव की आंखें इनाम की बात सुनकर चमक उठी। चैप्टर 153। ज़ाव डेरेचा ने ऑड्रे का दिया हुआ क्विलांगोस का पोर्ट्रेट ध्यान से देखा। उसने सोचा कि वो आराम से इनाम जीत लेगी, पर जब उसने पोर्ट्रेट के नीचे लिखे नोट्स पढ़े तो वो हैरान हो गई। नोट्स में लिखा था कि पोर्ट्रेट सिर्फ एक रेफरेंस है और क्विलांगोस अपना चेहरा बदल सकता है। फोर्स ने भी कहा कि ऐसा इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ज़ाव ने आगे पढ़ा तो उसने देखा कि ऑड्रे ने क्विलांगोस को ढूंढने के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं, जैसे मिसिंग वैग्रेंट्स मतलब बेवजह घूमने वाले, उसकी आदत और चलने का तरीका। फोर्स ने ऑड्रे की तारीफ की, पर फिर उसने एक आइडिया दिया। वो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव को हायर कर सकता है जो उनके लिए सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करके डिड्यूस करे। ज़ाव को यह आइडिया बहुत पसंद आया। क्लेन डिविनेशन क्लब गया जहाँ रिसेप्शनिस्ट एंजेलिका ने उसे वेलकम किया। क्लेन ने उसे कहा कि अब वो वहाँ ज़्यादातर नहीं आएगा क्योंकि उसने सीर पोर्शन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है और अब उसको अगला स्टेप लेना है। ये सुनकर एंजेलिका थोड़ी निराश हुई, पर उसने क्लेन के फैसले का सम्मान किया। घर लौटते वक्त क्लेन को मिस्टर एजिक का लेटर मिला जिसमें एजिक ने बताया कि वो संडे को मोर्स टाउन जा रहे हैं। क्लेन ने इस लेटर को तुरंत जला दिया क्योंकि वो जानता था कि नाइट हॉक्स को इस इंसिडेंट के बारे में देर से पता चलेगा और उसके पास प्लान बनाने के लिए टाइम होगा। अगली शाम क्लेन जानबूझकर डन स्मिथ के ऑफिस के पास जोर से रोज़ैन से बात करते हुए गया जिससे डन को पता चले कि वो डिविनेशन क्लब गया था। रोज़ैन से बात करते हुए क्लेन ने कहा कि एक सीर को अपने मकसद से हटकर काम नहीं करना चाहिए।
जैसे कि डिविनेशन का इस्तेमाल पैसे के लिए करना। उसने ये भी बताया कि वो अपने लिए सीर के उसूल मतलब मैक्सिम्स बना रहा है। इसके बाद क्लेन डन के ऑफिस में गया। जब वो बैठ गया तो उसने सीरियस और एक्साइटेड एक्सप्रेशंस के साथ कहा, कैप्टन, आई बिलीव दैट आई हैव कंप्लीटली ग्रैस्प्ड द सीर पोर्शन। आई विश टू सबमिट अ स्पेशल एप्लीकेशन। चैप्टर 154। क्लेन ने डन स्मिथ को बताया कि उसने पूरी तरह से अपनी सीर पोर्शन को डाइजेस्ट कर लिया है और वो सीक्वेंस 8 क्लाउन बनने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन देना चाहता है। डन ने पहले उसे 1 साल और रुकने को कहा ताकि अजीब ना लगे, लेकिन क्लेन ने उन्हें समझाया कि पिछले 2 महीने में उनके साथ जो भी अजीब कोइंसिडेंसेस हुए हैं वो शायद किसी मिस्टीरियस पावर की वजह से हो सकते हैं, इसीलिए उसके लिए खुद को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनाना ज़रूरी है। डन इस बात से सहमत हुए और क्लेन को एप्लीकेशन सबमिट करने की परमिशन दे दी। क्लेन ने क्लर्क्स ऑफिस में जाकर अपनी एप्लीकेशन टाइप की। उसी वक्त लियोनार्ड मिशेल ने उसे देखा और पूछा कि वो क्या लिख रहा है। जब क्लेन ने बताया कि वो सीक्वेंस 8 के लिए एप्लीकेशन लिख रहा है तो लियोनार्ड शॉक हो गया। क्लेन ने उसे हिंट्स में कहा कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं जो कम समय में पोषण डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो और लियोनार्ड खुद। लियोनार्ड ने क्लेन से उसकी अनुभव मतलब एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा। क्लेन ने लियोनार्ड, फ्राई, केनले और सीकाट्रॉन के साथ रिक्रिएशन रूम में एक्टिंग मेथड के बारे में बात की, लेकिन इसका नाम नहीं लिया। उसने बताया कि उसने मिस्ट्री प्रायर्स के उसूल से इंस्पिरेशन ली है और मैडम डाली के एग्जाम्पल से उससे सीर के प्रिंसिपल समझने में मदद मिली। जब उसने एक रियल सीर की तरह एक्ट करना शुरू किया तो उसकी पोषण डाइजेस्ट होने की स्पीड बढ़ गई। ये सुनकर सभी नाइट हॉक सोचने लगे। बात खत्म होने के बाद क्लेन ने वापस डन के ऑफिस में जाकर अपनी एप्लीकेशन साइन की और उस पर थंबप्रिंट लगाया। डन ने एप्लीकेशन ली और कहा कि वो इसे जल्द ही होली कैथेड्रल को भेज देंगे और क्लेन को टेस्ट के लिए तैयार रहने को कहा। क्लेन ने आराम से डन को अलविदा कहा और सोचा कि उसका टेस्ट कैसा होगा। चैप्टर 155। चाइनीज गेट पर शिफ्ट बदलते वक्त क्लेन ने अपनी कोवर्कर रॉयल रेडिन को बताया कि उसने पोषण को डाइजेस्ट करने का अपना एक्सपीरियंस फ्राई और दूसरों के साथ शेयर किया है। रॉयल थोड़ी शॉक हुई, लेकिन उसने जवाब में कहा कि वो उनसे इस बारे में बात करेगी। उसके बाद नील आया और उसने भी क्लेन की इस डिस्कवरी पर हैरानी जाहिर की। उसने दुख जताया कि काश उसे 20 साल पहले इस मेथड के बारे में पता चलता तो वो भी आगे बढ़ सकता था। क्लेन ने सोचा कि चर्च के हायर अप्स ने इस एक्टिंग मेथड को आखिर छुपाया क्यों है। क्लेन जब चाइनीज गेट पर गार्ड दे रहा था तो डन स्मिथ उसके पास एक अर्जेंट लेटर लेकर आया जो डेक्स्टर गडेरियन से था। जब क्लेन उस लेटर को लेने की कोशिश करता है तो वो ऑकवर्ड तरीके से उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। क्लेन ने जल्दी से लेटर उठाया और उसमें पढ़ा कि डेक्स्टर उनसे अर्जेंट मीटिंग करना चाहता है। डन ने इस मीटिंग को एक ट्रैप होने का डर जाहिर किया और कहा कि वो क्लेन के साथ जाएंगे लेकिन छिप कर रहेंगे। मीटिंग में डेक्स्टर बहुत परेशान लग रहा था। उसने क्लेन को बताया कि उसका पेशेंट और उसके सदस्य हुड यूगन पागल हो गया है और उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। डेक्स्टर ने बताया कि इससे पहले यूगन पूरा पागल हो उसने उसे टेलीपैथिस पोशन का फॉर्मूला दिया, लेकिन वो उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में श्योर नहीं था। क्लेन ने उस फॉर्मूला को लिया और डेक्स्टर को एडवाइस दी कि वो होशियार रहे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में इन्फॉर्म करे। उसके बाद क्लेन ने चुपके से डन से टेलीपैथिस फॉर्मूला और हुड यूगन के पागल होने के बारे में बात की। डन ने इमीडिएटली एसाइलम को सर्विलांस पर रखने का फैसला किया। बात खत्म होने के बाद डन ने क्लेन को बताया कि अगर ये फॉर्मूला सही है तो उसकी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए इतने मेरिटोरियस अचीवमेंट्स काफ़ी हैं। उसने क्लेन को बताया कि एग्जाम पास करने के बाद उसे डायरेक्ट क्लाउन पोशन मिल जाएगी। चैप्टर 156। क्लेन को एहसास हुआ कि क्लाउन पोशन की फॉर्मूला के लिए उसे डबल पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसने डन से कहा था कि वो उसको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगी। वो चिंता में था कि कहीं कोई उसे टेलीपैथिस फॉर्मूला के लिए भी डबल पैसे ना मांग ले। उसने सोचा कि अब वो अपने प्लान से पीछे नहीं हटेगा और उसने डन के चाइनीज गेट पर गार्ड ड्यूटी देने के डिसीजन को मान लिया क्योंकि वो अभी भी एक फाइटर के रूप में कमज़ोर था। अगली सुबह क्लेन को पता चला कि हुड यूगन पर नजर रखने से कोई खास जानकारी नहीं मिली। घर लौटकर वो लंच के टाइम उठा। उसने देखा कि उसकी बहन मेलिसा और उसकी दोस्त एलिजाबेथ जो सेलिना की डिनर पार्टी में मिली थी किचन में खाना बना रही थी। लंच के बाद मेलिसा ने बेंसन और क्लेन को एक लिस्ट दिखाई जिसमें मेड सर्वेंट को हायर करने के लिए 6 रूल्स थे। क्लेन और बेंसन हैरान रह गए कि मेलिसा जो पहले सर्वेंट रखने के खिलाफ थी अब इस काम को इतनी सीरियसली ले रही थी। तीनों टिंजन फैमिली सर्वेंट असिस्टेंट्स एसोसिएशन गए। वहाँ उन्हें पता चला कि मेड सर्वेंट्स खाना बनाने में ज़्यादा माहिर नहीं होती। बेंसन ने तुरंत ही एक नया रूल ऐड किया, एक ऐसी मेड सर्वेंट जो खाना बनाना सीखने के लिए विलिंग हो। एसोसिएशन की लड़की ने उन्हें कई मेड सर्वेंट की फाइल्स दिखाई। जब बेंसन और मेलिसा फाइल्स पढ़ रहे थे, एलिजाबेथ ने क्लेन से पूछा कि वो कैसे सिलेक्ट करेगा। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन में छिपे पेंडुलम की तरफ इशारा किया और कहा कि वो डिविनेशन करके सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चुनेगा। एलिजाबेथ उसके सिंपल और इफेक्टिव तरीके से इंप्रेस हो गई।
घर वापस आते वक्त और घर पहुंचने पर मेलिसा क्लेन को घूर रही थी। उसने क्लेन को रोक कर बहुत सीरियस टोन में कहा, अगर तुम एलिजाबेथ से एंगेज होना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। उसके पिताजी एक इंपोर्ट मर्चेंट हैं और उसकी माँ एक बैरोनेट की बेटी है। क्लेन ये सुनकर शॉक्ड हो गया कि मेलिसा ने उनकी आम कन्वर्सेशन को शादी की प्रपोजल की तरह समझ लिया। चैप्टर 157। क्लेन के भाई बेंसन ने मेलिसा की बात काटी और क्लेन को एलिजाबेथ के लिए सूट बताया, पर साथ ही कहा कि शादी में अभी 6-7 साल है। क्लेन ने उन्हें समझाया कि उसे मैच्योर लड़कियां पसंद है, जिससे मेलिसा ने सोचा कि उसे जल्दी शादी करनी चाहिए वरना मैच्योर लड़कियां मिलेंगी नहीं। बेंसन ने फैमिली मैगजीन का हवाला देते हुए बताया कि मॉडर्न सोसाइटी में 30s की महिलाएं भी शादीशुदा नहीं होती। बैकलैंड में जायो और फोर्स ने फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव ईसनगार्ड स्टैंटन से मुलाकात की। उन्होंने उसे वाइस एडमायरल हरिकेन क्विलांगोस के बारे में रिसर्च डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें उसका नाम नहीं था। ईसनगार्ड ने फाइल्स को पढ़कर क्विलांगोस की आदत, मतलब विंड से ऑब्सेशन, उसके काम करने का तरीका, रेगुलर सीरियल किलिंग्स ऑफ वैग्रेंट्स और एस्केप रूट्स, पानी के सोर्स के पास रहना, उन सबको एनालाइज किया। उसने डिसाइड किया कि क्विलांगोस बैकलैंड ब्रिज के पास वेस्ट बोरो या शेरवुड बोरो में हो सकता है। क्लेन ने मिस्टर सन, मतलब डेरिक बर्ग को टैरट क्लब की मीटिंग में बुलाया। डेरिक ने क्लेन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स किया और कहा कि उसने बार्ड पोशन कंज्यूम कर ली है। क्लेन ने मिस्टर सन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसकी ईथर बॉडी को प्योर और दाग मुक्त पाया। उसने देखा कि सन के चेयर के पीछे का सिंबल अपने आप सन के सिंबल में बदल गया था। क्लेन ने जस्टिस, मतलब ऑड्रे, और द हैंगमैन, मतलब एल्गर, को भी मीटिंग में इनवाइट किया। ऑड्रे ने क्लेन से कहा कि उसके पास एम्परर रोज़ेल की डायरी का एक पेज है। एल्गर ने क्लेन से पूछा कि क्या उसे टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला मिला। चैप्टर 158। क्लेन ने द सन, मतलब डेरिक बर्ग, को उसकी टेलीपैथिस्ट पोशन फॉर्मूला के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। डेरिक ने उनके हिसाब से गोट स्किन पर फॉर्मूला लिख दिया। जस्टिस, मतलब ऑड्रे, ने उसे लेकर चेक किया और पाया कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम अनजान थे। क्लेन ने उसकी मदद की और उन अनजान नामों के आगे उनके दूसरे नाम लिख दिए, रेनबो सैलामेंडर और फार्समन रैबिट, जो ऑड्रे को पता थे। ऑड्रे ने क्लेन की बहुत तारीफ की। ऑड्रे ने क्लेन को रोज़ेल की डायरी के पेज के लिए थैंक्स किया और उसके बाद ब्लेस्ड को 300 पाउंड देने का प्रपोज किया। क्लेन ने बिना कोई एक्साइटमेंट दिखाए इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। उसने ऑड्रे को एक एनोनिमस बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी जिसका पासवर्ड एंशिएंट हर्मीज में लिखा था। क्लेन ने सोचा कि अगर कोई इस पासवर्ड को चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। जब ऑड्रे ने उस पासवर्ड को याद करने की कोशिश की तो क्लेन ने उसे कहा कि वो घर जाकर सिर्फ उसका नाम रिसाइट करे और वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लिख जाएगी। ऑड्रे और द हैंगमैन ने द सन से एक्टिंग मेथड के बारे में पूछा। डेरिक ने उन्हें सीधे से बताया कि सिटी ऑफ सिल्वर में ये मेथड जनरल एजुकेशन क्लासेस में सिखाया जाता है। उसने ये भी बताया कि इसका सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल रिमेंबर दैट यू आर ओनली एक्टिंग है। ऑड्रे और एल्गर ये सुनकर हैरान रह गए कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो इतनी मुश्किल से ढूंढ रहे थे वो द सन की सोसाइटी में एक आम नॉलेज थी। चैप्टर 159। रोज़ेल्स डायरी के पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां लिखी हुई थी। रोज़ेल ने इसमें हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की ताकत के बारे में लिखा था और उन्हें डेमीगॉड्स या लेजेंडरी बीइंग्स कहा था। उसने 7 मेजर चर्चेस के अजीब रवैये पर भी सवाल उठाया था। वो लो सीक्वेंस के फॉर्मूलाज ओपनली देते हैं लेकिन हाई सीक्वेंस के लिए सिर्फ पोर्शंस। रोज़ेल को लगता था कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। डायरी में यह भी लिखा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो उसने खुद शुरू की थी शायद किसी ईवल गॉड की दुनिया में उतरने का जरिया बन जाएगी। क्लेन ये पढ़कर चिंतित हो गया। द हैंगमैन एल्गर ने सबको बताया कि वाइस एडमायरल हरिकेन क्विलांगोस बैकलैंड में एक मुश्किल मिशन के लिए आया है जिससे उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम मिलेगा। इस आइटम की मदद से वो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बन सकता है। एल्गर ने सोचा कि शायद वो एक डेमीगॉड बनने के लिए आ रहा है। ऑड्रे को ये सुनकर हैरानी हुई और डेरिक के लिए ये बिल्कुल ही नया था। क्लेन ने उनकी बात सुनी पर कोई ओपिनियन नहीं दी। ऑड्रे ने एल्गर से क्विलांगोस की हैबिट्स और पसंद के बारे में पूछा जिससे उन्हें उसे ढूंढने में मदद मिले। क्लेन टैरट क्लब में लोगों को बिस्ट्रॉ करने और सेक्रीफाइस करने के तरीके के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि चर्चेस अपने फॉलोअर्स को होली आइटम्स बिस्ट्रॉ करते हैं। उसने सोचा कि अगर वो रियल वर्ल्ड से ग्रे फॉग की दुनिया में कुछ लाने के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है तो वो अपने क्लब मेंबर से भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स लेकर उन्हें वापस दे सकता है। उसने ये भी सोचा कि ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब वो सीक्वेंस 8 में एडवांस हो जाएगा। अपनी मीटिंग खत्म करके क्लेन ने सोचा कि इस हफ्ते उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सीक्वेंस 8 के लिए एग्जामिनेशन देना और फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाना। चैप्टर 160। क्लेन ने मिस्टर एजिक से पहले ही कहा था कि वो एक मौका बनाए जिससे वो सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 को चाइनीज गेट से बाहर निकाल सके। जब डनस्पिन ने बताया कि मोस्ट टाउन में कुछ पैरानॉर्मल इवेंट्स हो रहे हैं तो क्लेन ने तुरंत इस सिचुएशन का फायदा उठाया। उसने डन को कन्विंस किया
कि इन इवेंट्स में डिविनेशन और रिचुअलिस्टिक मैजिक की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह उसने अपने आप को लियोनार्ड के साथ मिशन पर भेज दिया। क्लेन ने डन को और भी समझाया कि मिशन पर 2 लोग काफ़ी नहीं होंगे और इसके लिए सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 की ज़रूरत पड़ेगी। उसने कहा कि मिशन में अगर 3 लोग हों तो वो लेवल 3 सील्ड आर्टिफैक्ट मंगवा सकते हैं। डन ने उसकी बात मान ली और केनले को भी उनके साथ भेज दिया। क्लेन के लिए ये प्लान का सबसे ज़रूरी हिस्सा था। जब केनले म्यूटेटेड सन सीक्रेट एम्बलम को लेकर आया, क्लेन बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसके पास इटर्नल ब्लेजिंग सन की डिवाइन ब्लड की पावर को साइफोनेट करने का मौका था। मोर्स टाउन के रास्ते में लियोनार्ड ने क्लेन को ताना मारा कि उसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए और वो कभी उसका सीक्रेट नहीं जान पाएगा। क्लेन ने मजाक में उसकी बात का जवाब दिया और सोचा कि वो आगे चलकर डिविनेशन से उसके सीक्रेट्स ही जान लेगा। क्लेन ने रास्ते में पूछा कि क्या सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 का प्यूरिफाइंग इफेक्ट घोड़े को पागल तो नहीं कर देगा। क्लेन ने उसे बताया कि इसका इफेक्ट सिर्फ हाई लेवल इंटेलिजेंस वाली बींग्स पर होता है। पूरे रास्ते क्लेन ने सील्ड आर्टिफैक्ट को अपने पास रखा। मोर्स टाउन पहुंचने पर तीनों का स्वागत वहां के प्रीस्ट, सायर और आम लोगों ने किया। लियोनार्ड ने अपने आप को एक जादूगर की तरह प्रोफेशनल साबित करने के लिए अपनी जेबों से होली वाटर, सिल्वर डैगर्स, डार्क सेक्रेड एम्बलम्स और गार्लिक निकाले। क्लेन को देखकर हंसी आ गई क्योंकि गार्लिक सुपरनेचुरल चीज़ों से लड़ने का एक अजीब तरीका था। लियोनार्ड ने प्रीस्ट को चुपके से बताया कि उसने ये सब लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए किया है। इसके बाद वो सब लंच के लिए चर्च की तरफ चल दिए और क्लेन ने सोचा कि अब उसके पास फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाने का टाइम आ गया है। चैप्टर 161। क्लेन, लियोनार्ड और केनले मोर्स टाउन के चर्च में लंच के बाद मिशन शुरू करते हैं। उनके पास सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 को हैंडल करने के लिए सिर्फ 2 घंटे 35 मिनट बचे हैं। वो पहले नोआ नाम के एक बूढ़े आदमी के घर जाते हैं जिसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। लियोनार्ड ने इस घर को चुना क्योंकि उसने एक ट्रेनी प्रीस्ट से पता लगाया था कि ये चर्च के सबसे करीब है। नोआ के घर में क्लेन को स्पिरिट्स की थोड़ी एनर्जी महसूस हुई, लेकिन सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 की वजह से वो तुरंत ही साफ हो गई। लियोनार्ड ने क्लेन को सबके सामने प्यूरिफिकेशन रिचुअल करने के लिए कहा। क्लेन ने होली वाटर, सिल्वर डैगर और गार्लिक का इस्तेमाल करके एक नौटंकी शुरू की। वो मंत्र पढ़ते हुए घर के चारों तरफ घूमा और लोगों को दिखाया कि वो प्यूरिफिकेशन कर रहा है। दरअसल असली काम सील्ड आर्टिफैक्ट ने किया, जिससे वहाँ मौजूद लोग बहुत प्रभावित हुए और क्लेन को बहुत इज्जत दी। ये सब देखकर क्लेन अपने अंदर ही हंसा क्योंकि वो एक क्लाउन की तरह एक्ट कर रहा था। जब लोग वहाँ से चले गए, लियोनार्ड ने क्लेन को डिविनेशन करने को कहा। क्लेन ने द कॉज ऑफ द हॉन्टिंग एट नोआज हाउस लिखा और अपने ड्रीम वर्ल्ड में गया। उसने एक उल्टा ब्लैक मौसोलियम देखा। लियोनार्ड ने बताया कि ये सदर्न कॉन्टिनेंट का एक सिंबल है और डेथ से रिलेटेड है। क्लेन ने सोचा कि शायद मिस्टर एजिक का डेथ से कोई कनेक्शन है। उन्होंने टाउन के दूसरे पैरानॉर्मल केसेस को भी सॉल्व किया, लेकिन उन्हें कोई और क्लू नहीं मिला। क्लेन ने सोचा कि शायद मिस्टर एजिक आकर चुपके से ये सब करके चला गया था। जब वो वापस चर्च आए, क्लेन ने फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाने के लिए टाइम मांगने का प्लान बनाया। उसने सजेस्ट किया कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 को एक एक करके गार्ड करेंगे। लियोनार्ड ने इसके बजाय 2 लोगों के गार्ड करने का आइडिया दिया। क्लेन ने सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एल्गोरिथम के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिसमें वो रोटेशन और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने वाला था। लियोनार्ड और केनले को मैथमेटिक्स से डर लगता था, तो उन्होंने तुरंत ही क्लेन का ओरिजिनल आइडिया मान लिया। चैप्टर 162। क्लेन ने सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 को इस्तेमाल करके फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाने के लिए मोर्स कैथेड्रल में अकेला रहने का मौका ढूंढा। उसने 20 मिनट तक इंतजार किया ताकि लियोनार्ड और केनले ना आए। उसने एक छोटा सा ऑल्टर बनाया और इटर्नल ब्लेजिंग सन के उपयोग से डिवाइन ब्लड की शक्ति चोरी करने की कोशिश की। इस रिचुअल के दौरान म्यूटेटेड सन सीक्रेट एम्बलम से इतनी तेज रोशनी निकली कि क्लेन को लगा कि वो जल जाएगा। उन्हें जल्दी से 2 गोल्ड स्लैसेस पर सिंबल्स, पाथ नंबर्स और इनकैंटेशंस लिखे। बाहर लियोनार्ड और केनले ने भी इस इंटेंस धूप को महसूस किया, लेकिन उन्हें इसके पीछे की वजह का पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब रोशनी नॉर्मल हुई, क्लेन के चार्म्स बनकर तैयार हो चुके थे। जब क्लेन शाम को घर पहुंचा, उसने एक अनजान लड़की को घर साफ करते हुए देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि ये वही मेड सर्वेंट थी जिसे हायर करने के लिए वो लोग गए थे। बेंसन ने क्लेन को बताया कि उन्होंने बेला नाम की लड़की को चुना था, जिसकी हफ्ते की सैलरी 5 सोली थी। बेंसन ने बताया कि उनके इस फैसले का एक और कारण ये भी था कि बेला गॉडेस ऑफ एवन नाइट की फॉलोअर थी, जबकि दूसरी कैंडिडेट्स लॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग्स की। अगली सुबह क्लेन को रोज़ैन से पता चला कि ओल्ड नील बीमार है। क्लेन को हैरत हुई और उसने सोचा कि कहीं उनकी बीमारी उस डायरिया के रिचुअल से तो नहीं आई जो नील ने उसे सिखाया था। क्लेन ने रोज़ैन के साथ नील से मिलने का प्लान बनाया और उनकी दुख भरी जिंदगी पर अफसोस जताया। उनकी पत्नी की मौत और बेटे के बाहर रहने का जिक्र किया। ये सुनकर रोज़ैन हैरान हो गई और पूछा, ओल्ड नील ने कब शादी कर ली। चैप्टर 163। क्लेन ने रोज़ैन से सुना कि नील बीमार है।
जब रोज़ान ने बताया कि नील हमेशा सिंगल रहा है और उसके घर में पियानो नहीं था, क्लेन को हैरत हुई। उसने याद किया कि पिछले महीने नील ने उसे बताया था कि उसकी डिसीज वाइफ को म्यूजिक पसंद था और उसके घर में एक पियानो भी था। इस डिस्क्रेपेंसीज मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से क्लेन को शक हुआ। उसने तुरंत डिविनेशन किया और पाया कि नील के साथ कुछ गलत था। उसे वो पुरानी मेमोरीज भी याद आई जब उसने नील के पीछे एक ट्रांसल्यूसेंट और कोल्ड आंखें देखी थी जब वो एक बियॉन्डर बना था। क्लेन ने तुरंत डन स्मिथ को सब कुछ बताया। डन ने क्लेन की रीजनिंग को सही माना और उन्होंने नील के घर जाने का प्लान बनाया। क्लेन ने डन को सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0611 मतलब पीसफुल हेयर स्ट्रैंड्स यूज करने का सजेशन दिया, जिससे वो नील को बिना नुकसान पहुंचाए कंट्रोल कर सकते थे। डन को ये आइडिया पसंद आया और उसने रॉयल को भी मिशन पर बुलाया। कार में डन ने बताया कि नील की एक फियांसे थी जो बीमार हो गई थी। उसने उसे बचाने के लिए रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन फेल हो गया। उसके बाद से नील नॉर्मल रहता था, पर अब लगता है कि उस पर पुराने घाव का असर हो रहा था। क्लेन, डन और रॉयल ने गॉडेस से प्रेयर की। जब वो ओल्ड नील के घर पहुंचे तो दरवाजे पर घंटी बजाने के बाद अंदर से कोई जवाब नहीं आया, पर उसके बाद उन्हें अंदर से पियानो की आवाज़ आई। अचानक दरवाजे के नीचे से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बाहर निकलने लगा जो धीरे धीरे खून जैसा लाल हो गया। क्लेन और उसके साथियों को एहसास हो गया कि नील के घर के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा था। चैप्टर 164। दरवाजे के बाहर से क्लेन, डन और रॉयल ने नील से बात की। नील ने पहले उनसे झूठ कहा कि वो ठीक है, लेकिन जल्द ही उसने माना कि उसकी हालत खराब है। उसने बताया कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने डन से गुजारिश की कि वो चले जाएं, क्योंकि उसे लगता था कि अगले दिन तक वो ठीक हो जाएगा। उसने खुलासा किया कि वो अपनी डिसीज फियांसे सेलेस्टे को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके लिए एल्केमिकल लाइफ और गॉड्स फेवर की मदद लेने की योजना बनाई थी, और उसने कहा कि ये आइडिया हिडन सेज ने उसके कान में गिफ्ट किया था। डन ने शांति से ओल्ड नील को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, जिससे उनकी तसल्ली हो सके। जब दरवाज़ा खुला, अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। पूरा घर खून और बाल से भरा हुआ था। नील का सर हवा में लटक रहा था और उसकी फोरहेड और गालों पर 2 आंखें आ गई थी। उसका मुंह खुलते ही उससे भी ब्लडी लिक्विड बाहर निकल रहा था। उसने दावा किया कि वो ठीक है, लेकिन उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि वो मॉन्स्टर बन चुका था। नील ने पहले डन को सपने में फंसाने की कोशिश की, लेकिन डन ने तुरंत सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0611 को इस्तेमाल कर लिया। इस आर्टिफैक्ट से किसी की भी डिज़ायर्स खत्म हो जाती थी। आर्टिफैक्ट के असर से नील शांत हो गया और उसकी अतिरिक्त आंखें बंद हो गईं, लेकिन फिर उसकी आंखों में डर और जीने की इच्छा वापस आ गई और उसने अपने दोस्तों से उनके पुराने दिनों को याद करवाया। उन्हें डन, रॉयल और क्लेन को उनके साथ गुजारे हुए पल याद दिलाए। इस बीच क्लेन का हाथ कांप रहा था, लेकिन डन और रॉयल ने गोली चला दी और नील की मौत हो गई। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर डन ने गार्डियंस की जिंदगी को मिजरेबल रिचेस कहा, जो हमेशा थ्रेट्स और मैडनेस से लड़ते रहते थे। एनिमेशन में पर्सनली मेरे लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन था। चैप्टर 165। क्लेन, डन और रॉयल ने नील के घर को सर्च किया और वहां उन्हें एक मिस्टीरियस रिचुअल के नोट्स मिले। नोट्स में एल्केमिकल लाइफ के लिए फ्रेश ब्लड की जरूरत थी और नील ने ये लिखा था कि वो खुद का खून निकाल कर उसे जमा कर सकता है। क्लेन ने ये पढ़ा और नोट्स को गुस्से से क्रश कर दिया। इससे उसे पता चला कि नील ने अपनी जान देकर अपने फियांसे को जिंदा करने की कोशिश की थी। थर्सडे की सुबह को नील का फ्यूनरल था। क्लेन, डन और दूसरे नाइट हॉक्स ने उसे दफनाया। रोज़ान ने रोते हुए पूछा कि ये सब क्या हुआ और क्यों बियॉन्डर्स को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है। क्लेन ने चुपचाप स्लम्बर फ्लावर रखा और गॉडेस से ओल्ड नील के लिए दुआ की। नील की टूमस्टोन पर उसकी तस्वीर थी और उसकी डायरी का आखिरी एंट्री एक एपिटाह की तरह लिखी हुई थी, इफ आई कैन नॉट सेव हर देन आई शैल अकम्पनी हर। इस घटना से क्लेन बहुत अपसेट था। उसने आर्मरी में जाकर शूटिंग प्रैक्टिस की, जैसे वो अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा हो। उसने अपने टीचर गवैन के साथ भी प्रैक्टिस की और गवैन ने उसे समझाया कि जंग में उसने 325 दोस्तों को खोया था और वो उनका बदला नहीं ले पाया। उन्हें क्लेन से कहा कि उसके पास अभी मौका है। क्लेन को लगा कि नाइट हॉक की ज़िंदगी बहुत मुश्किल और दुख भरी है। अगले दिन नाइट हॉक्स रिक्रिएशन रूम में एक सन्नाटा सा था। क्लेन, सीका, ट्रॉन और फ्राय चुप थे। तब डन स्मिथ आया और क्लेन को बाहर बुलाया। उसने क्लेन को बताया कि होली कैथेड्रल से एक एग्जामिनर आया है। क्लेन समझ गया कि अब उसके सीक्वेंस 8 के प्रमोशन का टाइम आ गया है। चैप्टर 166। क्लेन को होली कैथेड्रल से एक सीनियर मेंबर, हाई रैंकिंग डीकन क्रिस्टेड सेसिमिर के सामने पेश किया गया। डन स्मिथ ने क्लेन को समझाया कि क्रिस्टेड एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर है, जिसे गॉडेसेस स्वॉर्ड के रूप में जाना जाता है। क्लेन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपने पैसे भी विड्रॉ नहीं किए थे, कहीं होली कैथेड्रल को उस पर शक ना हो जाए। क्रिस्टेड ने क्लेन का टेस्ट लेना शुरू किया। पहले उसने क्लेन को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर उसकी पोषण मास्टरी जांची। क्लेन बिना किसी गलती के इस टेस्ट को पास कर गया। दूसरा टेस्ट क्लेन के सोल को परखने के लिए था। क्रिस्टेड ने
एक हॉरिफाइंग मेलोडी गाना शुरू किया जो बहुत अजीब और कान फाड़ देने वाली थी। क्लेन ने अपने आप को शांत रखा और जैसा वो एक्सपेक्टेड था उसने वैसे ही अनोयंस, टेंशन और इनसिक्योरिटी दिखाई। क्रिस्टेट उसके परफॉर्मेंस से खुश हुआ और बताया कि उसके सोल में कोई छुपी हुई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट के बाद क्रिस्टेट ने क्लेन से उसके पोशन मास्टरी के बारे में कुछ सवाल पूछे। क्लेन ने अपने एक्टिंग मेथड को एक नेचुरल टैलेंट और लॉजिकल माइंडसेट के रूप में डिस्क्राइब किया। उसने बताया कि मिस्ट्री प्रायर्स के मैक्सिम और मैडम डायली के एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन मिली। क्रिस्टेट ने क्लेन के जवाब को माना और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने क्लेन से पूछा कि क्या उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी डिस्कवरी शेयर की है। क्लेन ने जवाब दिया कि हाँ, उसने अपने दोस्तों की मदद किया है। इस जवाब से क्रिस्टेट खुश हुआ। आखिर में क्रिस्टेट ने क्लेन से कहा कि वो उसे और इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्लेन को गॉडेस की कसम खाकर सीक्रेसी बनाए रखने का वादा करना पड़ेगा। क्लेन ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि वो समझ गया था कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। क्लेन को खुशी हुई कि वो होली कैथेड्रल के एग्जामिनर के टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो गया। चैप्टर 167। क्लेन ने क्रिस्टेट से सिमीर के सामने होली आर्टिफैक्ट प्योर व्हाइट बोन स्वॉर्ड पर कसम खाई। जब क्रिस्टेट ने उसके सामने सिल्वर सूटकेस खोला तो पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और सिर्फ स्वॉर्ड की प्योर व्हाइट ग्लो दिखाई दी। जैसे ही क्लेन ने स्वॉर्ड को छुआ उसे एक शांति का एहसास हुआ। क्रिस्टेट ने उसे एक्टिंग मेथड के सीक्रेट्स किसी को ना बताने की कसम दिलवाई, जिसकी उसने हरमीज में कसम खाई। कसम खाने के बाद क्रिस्टेट ने क्लेन को एक्टिंग मेथड का राज बताया। उसने समझाया कि हर पोशन का नाम एक ग्रुप या रूल सेट से जुड़ा होता है। जब एक बियॉन्डर इन रूल्स का पालन करता है तो वो पोशन को आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है और लूजिंग कंट्रोल का खतरा कम हो जाता है। क्लेन ने उसे पूरी बात सुनकर समझाया कि उसने भी यही किया है। उसने क्रिस्टेट से पूछा कि चर्च हर किसी को इस राज के बारे में क्यों नहीं बताती। क्रिस्टेट ने जवाब दिया कि ये चर्च का सीक्रेट है और सिर्फ हाई रैंकिंग डीकन्स और आर्क बिशप्स को ही इसके बारे में पता होता है। क्रिस्टेट ने क्लेन को बताया कि उन्हें होली कैथेड्रल में और कोई रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। उसने क्लेन को अपने बाकी टीममेट्स को बुलाने के लिए कहा। लगभग 1.5 घंटे बाद क्लेन को फिर से बुलाया गया और क्रिस्टेट ने उसके सामने खड़े होकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। उसने क्लेन को बताया कि उसने होली कैथेड्रल का एग्जामिनेशन पास कर लिया है और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के चलते वो क्लाउन बनने के लिए सीक्वेंस 8 बियॉन्डर में अपग्रेड हो सकता है। चैप्टर 168। क्लेन ने क्रिस्टेट से सिमीर का एग्जामिनेशन पास कर लिया और इस बात से वो बहुत खुश था। उन्हें सोचा कि एग्जामिनेशन उसकी उम्मीद से थोड़ा आसान था, लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया कि शायद होली कैथेड्रल के लिए ये एक रूटीन टेस्ट है। क्रिस्टेट ने उसे वार्निंग दी कि एक्टिंग मेथड का यूज़ करते हुए उसे अपने इमोशंस और मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है ताकि वो लूजिंग कंट्रोल से बच सके। क्रिस्टेट ने क्लेन को क्लाउन पोशन का फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स दिए। इंग्रेडिएंट्स में मैच्योर हॉर्नेसिस, ग्रे माउंटेन गोट, सिंगल हॉर्न क्रिस्टल और एक कंप्लीट ह्यूमन फेस्ड रोज शामिल थे। क्लेन ने इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से चेक किया और फिर ओल्ड नील की तरह पोशन कॉन्कॉर्ड करना शुरू किया। कॉन्कॉर्ड मतलब अलग एलिमेंट्स कंबाइन करके एक यूनिक चीज़ बनाना। पोशन बनाने के बाद उसने पोशन के पोटेंशियल हार्म्स को जानने के लिए अपने पेंडुलम का यूज़ किया और उसने पाया कि पोशन सेफ थी। क्लेन ने क्लाउन पोशन पी लिया। इस पोशन का स्वाद बहुत बिटर था और उसकी बॉडी रेड हो गई जैसे एक स्टीम लॉबस्टर। उसने महसूस किया कि उसके सेंसेस और स्पिरिट उसके सेल्स के साथ फ्यूज़ हो रहे थे। एक समय के लिए उसने महसूस किया कि वो एक रोबोट बन रहा है, लेकिन फिर उसने अपने फेशियल और बॉडीली मोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया। उसके कानों में कुछ मर्मर्स और शाउट सुनाई दिए। क्लेन ने तुरंत कॉजिटेशन किया और स्पिरिचुअलिटी सीपिंग आउट को कंट्रोल किया। इसके बाद उसे पता चला कि वो सक्सेसफुली सीक्वेंस 8 बियॉन्डर क्लाउन बन चुका है। सीपिंग आउट का मतलब होता है धीरे धीरे बाहर निकलना है, मतलब रिसना। चैप्टर 169। क्लेन ने क्लाउन पोशन पीने के बाद अपनी बॉडी को एडजस्ट करना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड में बहुत सुधार हुआ है। उसने महसूस किया कि वो एक रॉली पॉली टम्बलर की तरह हो गया है। अब वो आसानी से कॉम्बैट टेक्निक सीख सकता था। क्रिस्टेट से सिमीर ने उससे पूछा कि क्या उसने पोशन के दौरान कोई आवाज़ सुनी। क्लेन ने हॉर्नेसिस का नाम लिया। क्रिस्टेट ने उसे वार्निंग दी कि हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स, स्पेशली ईवल गॉड्स की लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उन्हें लूजिंग कंट्रोल की तरफ ढकेल सकते हैं। क्लेन ने क्रिस्टेट से क्लाउन के रूप में ऐड करने का तरीका पूछा। क्रिस्टेट ने उसे समझाया कि ये सिर्फ फॉर्मुलिज्म नहीं, बल्कि पोशन का नाम एक ग्रुप के ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लेन को ये समझ में आया कि उसे सिर्फ क्लाउन के रूप में डेली लाइफ में ऐड करना होगा और उसकी एसेंस को पकड़ना होगा। क्रिस्टेट के जानने के बाद क्लेन को एक अजीब सा इंट्यूशन मिला, जिससे उसने क्रिस्टेट के नेक्स्ट स्टेप का प्रिडिक्शन किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेन एबिलिटी फोर्सिंग समवंस नेक्स्ट एक्शन हो सकती है। क्लेन ने अपनी दूसरी एबिलिटीज़ भी टेस्ट की। उसने पाया कि क्लाउन पोशन से उसे कोई स्पेल कास्टिंग एबिलिटी नहीं मिली है, लेकिन उसने देखा कि वो अपनी एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से और आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है।
उसने एक और एबिलिटी भी डिस्कवर की जब उसने एक पेपर को डैगर की तरह दीवार में फेंका। क्लेन ने इस सबसे अंदाजा लगाया कि वो फ्यूचर में अपने टैरोट कार्ड्स को डिविनेशन के साथ साथ वेपन्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। क्लेन ने क्लाउन पोशंस के नेगेटिव इफेक्ट्स से बचने के लिए कॉजिटेशन का प्लान बनाया। उसने सोचा कि नील की मौत के बाद टिंजन नाइटहॉक्स टीम को एक और मिस्ट्री प्रायर या सीर मिल सकता है। उसकी तरक्की के बाद वो एक सपोर्टिंग मेंबर से ज़्यादा बन चुका था। क्लेन ने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में लौटते हुए सनलाइट को देखा और नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस के लिए तैयार हो गया। चैप्टर 170। क्लेन अपने क्लाउन बनने के बाद डन स्मिथ से मिलने गया। उन्होंने नील और उसकी मौत के बारे में बात की। डन ने बताया कि होली कैथेड्रल ने नील की लाश से बचे हुए रेड आईबॉल्स को ले लिया क्योंकि रैम्पेजर्स लूजिंग कंट्रोल के शरीर से निकले बियॉन्डर्स आइटम्स को सील्ड आर्टिफैक्ट्स के रूप में स्टोर किया जाता है ताकि वो किसी और को ट्रिगर ना कर सकें। जब क्लेन ने पूछा कि अगर वो आइटम्स कंट्रोलेबल हो तो क्या होता है, तो डन ने शक भरे अंदाज में कहा कि वो उन्हें बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस बात से क्लेन को काफ़ी डिस्गस्ट हुआ और उसने सोचा कि शायद यही एक वजह है कि चर्च एक्टिंग मेथड को सीक्रेट रखती है। क्लेन ने डन से ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग टेक्निक सीखने का इरादा जाहिर किया। डन को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने क्लेन की हिम्मत की तारीफ की और उसे इसकी इजाज़त दे दी। क्लेन ने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़कर एजिक के घर जाने का फैसला किया। एजिक से मिलने के बाद क्लेन ने उसे नील के बारे में पूछा कि क्या किसी बियॉन्डर के स्पिरिट को उसकी मौत के बाद कभी टेंट किया जा सकता है। एजिक ने जवाब दिया कि हाँ, और उसने क्लेन को किसी भी टेंटेड स्पिरिट से दूर रहने की सलाह दी। इसके बाद क्लेन ने मोर्स टाउन के अपसाइड डाउन पिरामिड के डिविनेशन का जिक्र किया, जिससे एजिक को उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने का एक एहसास हुआ। एजिक ने क्लेन को बताया कि वो अब टिंजन छोड़कर बैकलैंड जा रहा है और उसने उसे कांटेक्ट में रहने के लिए एक पुरानी कॉपर विसल दी। उसने बताया कि जब वो इस विसल को बजाएगा तो उसका पर्सनल मैसेंजर समन हो जाएगा, जो एक 4 मीटर लंबी सड़ी हुई हड्डियों का मॉन्स्टर था। क्लेन ने एजिक को बताया कि वो अपने टारगेट के बारे में उसे अपडेट करता रहेगा। जब क्लेन ने विसल बजाई तो मैसेंजर गायब हो गया। इसी दौरान बैकलैंड में एल्गर विल्सन द हैंगमैन भी एक शिप से उतरा और उसने अपने नए शहर बैकलैंड का स्वागत किया। चैप्टर 171। क्लेन अपने घर लौट कर आया और उसने देखा कि उसकी मेड बेला अखबार पढ़ रही थी। जब उसने उसे डरते हुए देखा तो क्लेन ने उसे एनकरेज किया। उसने बेला को समझाया कि जब उसकी सुबह की ड्यूटीज पूरी हो जाए तो वो अपने टाइम में कुछ भी कर सकती है। अपनी क्लाउन में प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए क्लेन ने बेला को उसके लिए साइड ब्लैक टी, वाइट ब्रेड और बटर तैयार करने के लिए कहा। उसने मन ही मन सोचा कि अब उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और भी बेहतर हो जाएगी। क्लेन ने लूजिंग कंट्रोल की घटना को बहुत सीरियसली लिया। ओल्ड नील की मौत ने उसे ये सिखाया कि लूजिंग कंट्रोल कभी भी हो सकती है। उसने कॉजिटेशन का यूज़ अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखने के लिए शुरू किया। नील के अंत ने क्लेन को एक नाइटहॉक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। अगले दिन उसने गवेन के साथ अपनी कॉम्बैट लेसन्स कंटिन्यू किए और उसकी एबिलिटीज़ में तेज़ी से सुधार आया। गवेन ने कहा कि वो कुछ दिनों में ही एक्चुअल कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाएगा। रविवार को क्लेन को डन ने बताया कि उसकी प्रमोशन प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हो गई है। उसके साथ ही उसकी वीकली सैलरी 6 पाउंड से 10 पाउंड हो गई है। डन ने बताया कि नाइटहॉक की सैलरी सर्विस ईयर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस और जॉब लेवल पर डिपेंड करती है। क्लेन ने इस सैलरी से अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी ज़िंदगी का सपना देखा, जिसमें वो 7-8 साल में बैकलैंड में एक घर खरीद सकते थे। जब क्लेन अपनी शिफ्ट के लिए चाइनीज गेट पर था, डन उसके पास एक नए केस के साथ आया। एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मेनार्ड अपने घर में मरा हुआ पाया गया था और पुलिस को नाइटहॉक्स की मदद चाहिए थी। क्लेन से कहा गया कि वो एक मीडियमशिप रिचुअल का यूज़ करके मर्डर का पता लगाए, क्योंकि वो टीम में अकेला था जो ये कर सकता था। डन ने यह भी बताया कि होली कैथेड्रल अगले हफ्ते उनकी टीम में एक नया मिस्ट्री प्रायर भेज रही है। चैप्टर 172। क्लेन को टिंजन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर मेनार्ड की मौत का केस दिया गया। पुलिस ने उससे मदद मांगी क्योंकि मिस्टर मेनार्ड का ऑटोप्सी हुआ था और उन्हें उसकी मौत का कारण जानने के लिए मीडियमशिप रिचुअल की जरूरत थी। डन स्मिथ ने क्लेन को बताया कि मिस्टर मेनार्ड की मौत पिछली रात 9 से 1 बजे के बीच हुई थी। चले आने से पहले डन ने क्लेन को अपनी नई इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लेने को कहा। क्लेन ने अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी, जिसमें उसके कंधों पर 2 सिल्वर स्टार्स लगे थे। उन्हें इंस्पेक्टर टोल से मुलाकात की, जो एक मोटा ताज़ा आदमी था और एक ब्राउन बियर की तरह दिख रहा था। टोल ने क्लेन से कहा कि अब उनका रैंक सेम है। क्लेन ने क्लाउन के रूप में मजाक किया और कहा कि कुछ महीनों में टोल को उससे सर कहना पड़ेगा। दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया और क्लेन ने उनके शारीरिक अंतर को एक कॉमेडिक सर्कस एक्ट की तरह डिस्क्राइब किया। पुलिस कैरेज में बैठे हुए क्लेन ने टोल से केस के बारे में बात की। उसने बताया कि मेनार्ड का मर्डर हुआ या नहीं इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन टोल ने कहा कि मेनार्ड अपनी गेस्ट रूम के बेड पर न्यूड मिला था, जो एक अजीब बात थी।
उसने ये भी बताया कि मेनार्ड की वाइफ शहर से बाहर थी और उसकी मौत उसके पॉलिटिकल राइवल से रिलेटेड हो सकती है। क्लेन ने मेनार्ड के घर पहुंचकर मीडियमशिप रिचुअल किया। उन्हें डिविनेशन के थ्रू एक सपना देखा जिसमें मेनार्ड एक औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था और उसको सडन हार्ट अटैक आ गया। क्लेन ने सोचा कि शायद मेनार्ड की मौत अडल्ट्री और एग्जॉशन की वजह से हुई है। उसने उस औरत की पोर्ट्रेट भी बनाई। रिचुअल खत्म करने के बाद क्लेन को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने बेड की तरफ देखा तो मेनार्ड की लाश ने अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठ गया। चैप्टर 173। जब क्लेन ने मिस्टर मेनार्ड को ज़ॉम्बी बनते हुए देखा तो उसने अपने नए क्लाउन पावर्स का इस्तेमाल किया और आसानी से उसके अटैक से बच गया। उसने ज़ॉम्बीफाइड मेनार्ड के ऊपर रिक्विन चार्म और स्लम्बर चार्म का यूज़ किया जिससे ज़ॉम्बीज़ को शांत किया जा सके। क्लेन ने यह महसूस किया कि ज़ॉम्बी लगातार उसके यूनिफॉर्म की लेफ्ट पॉकेट पर अटैक कर रहा था। क्लेन ने जांचा कि उसके यूनिफॉर्म की लेफ्ट पॉकेट में एजिक की दी हुई कॉपर विसल थी। उसने इस बात की कंफर्मेशन के लिए एक डिविनेशन की और उसे पता चला कि विसल की वजह से ही मेनार्ड एक ज़ॉम्बी बन गया था। उसे इस बात का एहसास हुआ कि एजिक का कनेक्शन डेथ से हो सकता है और उसके साथ रहने वाली चीज़ें भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखती होंगी। क्लेन ने इंस्पेक्टर टॉल को बुलाया और मेनार्ड की मौत के बारे में बताया। उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेनार्ड एक ज़ॉम्बी बन गया था और उसने उसे प्योरीफाई किया। उसने टॉल को मेनार्ड की मौत का कारण भी बताया जो कि एक एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था। क्लेन ने टॉल को उस औरत का पोर्ट्रेट दिया जिसके साथ मेनार्ड था। टॉल ने पोर्ट्रेट देखते ही उस औरत को पहचान लिया। वो टिंजन की एक मशहूर सोशलाइट मैडम शैरोन थी। टॉल ने क्लेन को बताया कि मैडम शैरोन बैरन खोए की विडो है और सोसाइटी में उसका काफ़ी नाम है। क्लेन ने टॉल से कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन उसकी जिम्मेदारी है और उसने टॉल को यह भी बताया कि उसने मेनार्ड को केन से मारा है तो वो इस बात का कोई बहाना बना ले। चैप्टर 174। क्लेन अपने क्लाउन पावर्स का यूज करते हुए इंस्पेक्टर टोल की बॉडी लैंग्वेज को रीड कर लेता है और उसके परेशान होने का अंदाजा लगा लेता है। टोल ने क्लेन को मेनार्ड के घर के पास ही कमरे में आराम करने के लिए कहा ताकि वो कुछ देर तक कॉजिटेशन कर सके। क्लेन ने कॉजिटेशन के दौरान महसूस किया कि उसकी क्लाउन एबिलिटी अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई है और उसमें अभी भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स बाकी हैं। उन्हें डिविनेशन का यूज करके कंफर्म किया कि मेनार्ड की मौत में कोई सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस शामिल नहीं था। जब टॉल वापस आया तो उसने क्लेन को बताया कि मैडम शैरन ने मान लिया है कि वो मेनार्ड के साथ थी लेकिन उसने उसे एक्सीडेंटली मारा है। जब क्लेन और टॉल बाहर निकले तो उन्होंने मेनार्ड की वाइफ को देखा जो बहुत गुस्से में थी और मैडम शैरन पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा रही थी। क्लेन ने स्पिरिट विजन का यूज़ करके मैडम शैरन के इमोशंस को देखा और पाया कि वो बाहर से डर और घबराहट दिखा रही थी लेकिन अंदर से वो शांत और रैशनल थी। अगली सुबह क्लेन अपने दोस्त डेक्स्टर गडेरियन मतलब जो असाइलम डॉक्टर उससे मिलने गया। डेक्स्टर ने क्लेन को बताया कि हुड यूगन अब सच में पागल हो चुका है। जब क्लेन ने हुड यूगन के पुराने कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछा तो डेक्स्टर ने एक शख्स का नाम लिया जिसने हुड यूगन से कई बार मुलाकात की थी। उसने बताया कि उस आदमी का असली नाम लैनेवस है। चैप्टर 175। क्लेन को पता चलता है कि हुड यूगन से मिलने वाला शख्स लैनेवस था। क्लेन को तुरंत याद आता है कि लैनेवस एक मशहूर क्रिमिनल है जिसने 10,000 से ज़्यादा पाउंड्स की धोखाधड़ी की है। क्लेन ने डिड्यूस किया कि लैनेवस शायद एक बियॉन्डर हो सकता है, शायद मैरोडर पाथवे का सीक्वेंस 8 स्विंडलर। उसने डेक्स्टर से इस बारे में और जानकारी ली और सोचा कि हुड यूगन ने शायद लैनेवस का नाम इसलिए बताया होगा ताकि एसोसिएशन को उसके बारे में बताया जा सके। क्लेन को इस बात का दुख हुआ कि हुड यूगन सच में पागल हो चुका है क्योंकि अब उसे मीडियमशिप रिचुअल के थ्रू इंटरोगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने ये भी सोचा कि क्या लिविंग पर्सन पर मीडियमशिप रिचुअल किया जा सकता है ताकि उसकी स्पिरिट से बात की जा सके। उसने डायली से इस बारे में पूछने का सोचा। क्लेन ने डेक्स्टर को हिदायत दी कि वो हुड यूगन का ख्याल रखे और उससे सही करने की कोशिश करे। क्लेन घर लौटकर आया और उसने देखा कि बेला ने ब्रेकफास्ट में बचा हुआ खाना और पानी मिलाकर एक अजीब सा पकवान बनाया है। मेलिसा और बेंसन दोनों इस नए पकवान को देखकर परेशान थे। क्लेन ने हंसी को छिपाया और उन्हें बताया कि उसकी सैलरी कई गुना बढ़ गई है। मेलिसा और बेंसन दोनों इस न्यूज़ से बहुत खुश थे। उस दिन क्लेन ने मेलिसा और बेंसन के साथ सेंट सेलेना कैथेड्रल में मास में जाने से मना कर दिया और घर में आराम करने के लिए रुक गया। रात में उसने स्पिरिट गाइड डायली के मैसेंजर को बुलाने के लिए रिचुअल की तैयारी शुरू कर दी। चैप्टर 176। क्लेन ने स्पिरिट गाइड डायली के मैसेंजर को समन करने के लिए एक सिंपल रिचुअल सेटअप किया। उसने रिचुअल के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जैसे कि ब्लैक रॉटन फ्लावर पाउडर और फुल मून एसेंस ऑयल। जब उसने रिचुअल का मंत्र इनकैंटेशन पढ़ा तो दीवार से एक क्रीपी फेस बाहर निकला। इस मैसेंजर का मुंह था लेकिन आंखें, नाक और आईब्रोज नहीं थे। उसकी लंबी लाल जीभ थी जिस पर 5 उंगलियां थी। क्लेन ने उस मैसेंजर को अपना लेटर दिया और मैसेंजर ने उसे निगल लिया। बैकलैंड में ऑड्रे की फ्रेंड जार डेरेचा और फोर्सवॉल उसके मैसेंजर एक गोल्डन रिट्रीवर जिसका नाम सूजी था उसका इंतजार कर रही थी। सूजी के गले में एक एक्सपेंसिव क्रोकोडाइल स्किन पाउच लटका था। सूजी ने ऑड्रे का लेटर जाओ को दिया। लेटर पढ़ने के बाद जाओ ने अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सूजी के पाउच में डाल दिया। ऑड्रे ने सूजी से लेटर लिया और उसकी तारीफ की। उन्हें सोचा कि वो जाओ को शरीर पोषण फार्मूला के बारे में रिप्लाई करेगी।
उसने ये भी सोचा कि उसे अभी तक रेनबो सैलामेंडर्स पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं मिला है। ऑड्रे ने अपने भाई एल्फ्रेड का भेजा हुआ लेटर पढ़ा। उस लेटर में एल्फ्रेड ने उसे सदर्न कॉन्टिनेंट में आने के लिए परसुएट किया और उस जगह की खूबसूरती के बारे में बताया। उसने ये भी लिखा कि उसे मिस्टिसिज्म से रिलेटेड गिफ्ट्स भेजे हैं। ऑड्रे ने रिप्लाई में लिखा कि अब उसे मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। उसने अपने भाई से बायोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया और रेनबो सैलामेंडर के बारे में जानकारी मांगी। चैप्टर 177। ऑड्रे ने अपने भाई एल्फ्रेड को बैकलैंड की पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखा। उसने बताया कि ग्रे नेट के बाद से नोबेल्स की इनकम में बहुत कमी आई है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उसने नोबेल्स के एग्जाम्पल्स दिए जिन्होंने अपनी ज़मीन या आर्ट कलेक्शन बेच दी। उन्हें ये भी लिखा कि अब नोबेल टाइटल्स को धन के बदले बेचा जा रहा है और अमीर व्यापारी नोबेल्स की बेटियों शादी कर रहे हैं। उन्हें इस बात पर अफसोस भी जताया कि मजदूरों की हालत भी खराब हो गई है। ऑड्रे से रिप्लाई मिलने के बाद ज़ायो डेरेचा और फोर्स वॉल बैकलैंड ब्रिज की तरफ वापस जा रही थी। ज़ायो ने 450 पाउंड्स के रिवॉर्ड के बारे में सोचा, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। दोनों ने अपने एक इन्फॉर्मेंट डार्क होम से मिलने का फैसला किया। जब वो डार्क होम के घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। डार्क होम की लाश भी वहां थी। उसकी बॉडी से सारे अंग निकाल दिए गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। दोनों समझ गए कि ये वाइस एडमिरल हरिकेन क्विलांगोस का काम है। फोर्स ने महसूस किया कि शायद क्विलांगोस उनके लिए वहां एम्बुश लगाकर बैठा हो। तभी उनके सामने वाली बिल्डिंग में क्विलांगोस दिखाई दिया। उसने फोर्स और ज़ाओ की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ में स्केल ग्लव पहना। फोर्स ने तुरंत अपनी मिस्टिकल ब्रेसलेट से एक स्टोन निकाला और टेलीपोर्ट करने का मंत्र इनकांटेशन पढ़ा। दोनों एक सिमेट्री में टेलीपोर्ट हो गए। क्योंकि क्विलांगोस ने डार्क होम के घर का दरवाज़ा खोला तो वो उन्हें वहां नहीं मिला और उसने हैरान होकर सोचा कि क्या ये कोई ट्रैवलर था। ज़ाओ ने फोर्स को कहा कि उन्हें तुरंत ऑड्रे को इस बात की खबर देनी चाहिए और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। चैप्टर 178। फोर्स वॉल ज़ायो डेरेचा की पुलिस को फोन करने के डिसीजन से हैरान थी। ज़ाओ ने बताया कि उनका मकसद क्विलांगोस को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसकी लोकेशन को पुलिस को बताना है। इस तरह से वो क्विलांगोस को पकड़ना आसान कर देंगे और क्विलांगोस घबराकर गलती करेगा, जिससे उन्हें बाउंटी मिल जाएगी। फोर्स ने ज़ाओ की इस स्ट्रेटेजी को सही बताया। दोनों ने सोचा कि वो सबसे पहले ऑड्रे को बताएंगे और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। फोर्स ने सोचा कि वो क्विलांगोस के मकसद का पता लगाकर इस केस को सुलझा सकते हैं। ज़ाओ और फोर्स ऑड्रे से मिलने के लिए उसके घर के बाहर उसके गोल्डन रिट्रीवर सूजी का इंतजार कर रहे थे। सूजी जब बाहर आई तो एक ब्लैक डॉग उसके पीछे पड़ गया। सूजी इस डॉग को पसंद नहीं करती थी। ज़ाओ ने सूजी को बचाने के लिए उस ब्लैक डॉग को भगा दिया। सूजी ने खुशी से ज़ाओ और फोर्स को थैंक यू किया, जिससे ज़ाओ और फोर्स दोनों की हंसी आ गई। ऑड्रे को जब ज़ाओ और फोर्स से क्विलांगोस के बारे में पता चला तो वो परेशान हो गई। उन्हें सोचा कि अब उन्हें टेरर क्लब में मिस्टर फूल की सलाह लेनी चाहिए। टेरर क्लब की मीटिंग में ऑड्रे ने मिस्टर फूल से 300 पाउंड्स का कंपनसेशन के बारे में पूछा और क्लेन ने खुशी से बताया कि उसके ब्लेस्ड को वो पैसा मिल गया है। उसके बाद ऑड्रे ने मिस्टर हैंगमैन को क्विलांगोस के बारे में प्रोग्रेस बताई। एल्गन ने भी मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट की कि अगर वो क्विलांगोस का सही मकसद और मिस्टिकल आइटम का पता लगा ले तो क्या वो रिचुअल के जरिए उनका नाम लेकर उन्हें इन्फॉर्म कर सकता है। मिस्टर फूल ने एल्गर को उसकी रिक्वेस्ट के लिए परमिशन दे दी। चैप्टर 179। क्लेन अपने एलाइज के साथ बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उन्हें सोचा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एजिक की मदद ले सकता है, लेकिन वो इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि एजिक उसकी मदद करेगा या नहीं, क्योंकि एजिक की मेमोरी वीक थी। एल्गर ने क्लेन को बताया कि वो एम्परर रोजेल की डायरी के कुछ पेजेस लाने वाला है। क्लेन खुश हुआ, लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान था कि उसके बदले एल्गर को क्या देगा। ऑड्रे और डेरिक ने भी क्लेन से उन्हें जरूरी टाइम पर रिचुअल के जरिए इन्फॉर्म करने की परमिशन मांगी और क्लेन ने दोनों को अलाउ कर दिया। ऑड्रे ने टेरो क्लब में रेनबो सैलामेंडर का पिट्यूटरी ग्लैंड मांगा। डेरिक ने बताया कि उसके हिसाब से इस क्रीचर का नाम फैंटम नेदर ड्रैक है और वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में पाया जाता है। एल्गर ने कहा कि उसके पास इसका पिट्यूटरी ग्लैंड लेने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए क्विलांगोस का मिलना जरूरी है। उसने ऑड्रे को बताया कि ये क्रीचर लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है और इसके ट्रेसेस सिर्फ प्रिमिटिव आइलैंड्स पर मिलते हैं। ऑड्रे ने ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने मिस्टर फूल की तारीफ की। ऑड्रे ने एल्गर से पूछा कि अगर रेनबो सैलामेंडर एक्सटिंक्ट हो रहा है तो क्या स्पेक्टेटर पाथवे बंद हो जाएगा। एल्गर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जगह सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उसने उनके बारे में बताया नहीं। ऑड्रे इस बात से थोड़ी दुखी हो गई। क्लेन भी एल्गर के इस राज के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। क्लेन ने आखिर में डेरिक से पूछा कि क्या सिटी ऑफ सिल्वर के लोग अभी भी गॉड्स में बिलीव करते हैं। चैप्टर 180। ऑड्रे ने 10 सन से सिटी ऑफ सिल्वर के बारे में सुना। डेरिक ने बताया कि वो क्रिएटर पर बिलीव करते हैं, लेकिन द फूल ने कहा कि क्रिएटर ने उन्हें अबैंडन कर दिया है। एल्गर ये सुनकर शॉक्ड हो गया और उसने इसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में बताए द 4th सेकंड लैंड ऑफ गॉड से जोड़ा।
उन्हें रियलाइज़ किया कि द सन उसी जगह से है जिसे चर्च ढूंढ नहीं पा रही है। द फूल ने डेरिक से उसकी सैक्रिफिशियल रिचुअल के बारे में डिटेल्स पूछी। डेरिक ने बताया कि वो ऑल्टर्स बनाते हैं और उस पर मॉन्स्टर्स या सिनर को सैक्रिफाइस करते हैं। वो लॉर्ड के लिए डांस करते हैं, उनकी प्रेयर्स पढ़ते हैं। क्लेन ने उन प्रेयर्स को ध्यान से सुना और उनका मतलब समझने की कोशिश की। एल्गर और डेरिक दोनों को लगा कि द फूल उन्हें डिवाइन सीक्रेट्स बता रहे हैं। गैदरिंग खत्म होने के बाद क्लेन ने पाया कि अब वो टेरट क्लब में भी मेंबर्स को ला सकते हैं। उसने सोचा कि अगर वो लोग स्पेशल आइटम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं तो क्या वो प्रेयर्स के जरिए उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। उसने आखिर में क्लाउन पोशन की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, तो उसने सेल्फ समनिंग रिचुअल करने का सोचा। चैप्टर 181। क्लेन ने क्लाउन पोशन की पावर को कंट्रोल करने के बाद सेल्फ समनिंग रिचुअल किया। उसने गुड लक और मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली हर्ब्स और एसेंसेस का इस्तेमाल किया। उन्हें जायंट्स और हर्मीज की लैंग्वेज में मंत्र पढ़ा। इस रिचुअल की वजह से उसकी स्पिरिचुअलिटी से एक ग्रेइश वाइट फॉग का वॉर्टेक्स बना, जो उसके फिजिकल बॉडी को पीछे छोड़कर उसके सोल बॉडी को ग्रे फॉग की दुनिया में ले गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी फिजिकल बॉडी वहीं पर एक वैकेंट मतलब खाली स्टेट में है। क्लेन ने सोल फॉर्म में अपने आप को एनालाइज किया और पाया कि वो फ्लाई कर सकता है, लेकिन फिजिकल आइटम्स को उठा नहीं सकता। उसने अपने स्लम्बर और रिक्विन चार्म्स को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें उठा नहीं पाया, शायद उनमें कम स्पिरिचुअलिटी होने की वजह से। लेकिन जब उसने अपने फ्लेयरिंग सन चार्म्स को उठाने की कोशिश की तो वो उन्हें उठा पाया। इससे उसने ये पता लगाया कि वो स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए आइटम्स को उठा सकता है। उसने ये भी पाया कि वो मिरर से गुजर सकता है और स्पेल जैसे हाउलिंग और फ्रीजिंग का यूज़ कर सकता है। क्लेन ने सोचा कि क्या वो दिन के टाइम सनलाइट में बाहर निकल सकता है। उसने अपनी सोल फॉर्म को सनलाइट में एक्सपोज किया तो उसकी सोल बॉयल होने लगी और उसकी शक्ति कम होने लगी। उन्हें जल्दी से सनलाइट से अपने आप को हटा लिया। उन्हें सोचा कि क्या फ्लेयरिंग सन चार्म के साथ सनलाइट में बाहर निकला जा सकता है, लेकिन जब उसने चार्म को उठाया तो उसने महसूस किया कि ये एजिक की कॉपर विसल की पावर से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए डेंजरस था, तो उसने विसल को अलग रख दिया। उसके बाद वो फ्लेयरिंग सन चार्म के साथ बाहर निकला और पाया कि अब सनलाइट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। चैप्टर 182। क्लेन ने क्लाउन पोशन की पावर से अपनी स्पिरिट फॉर्म में टिंजन की स्ट्रीट्स पर घूमना शुरू किया। उसने रियलाइज़ किया कि वो इस फॉर्म में उसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं देख सकता। उनने डेफोडिल स्ट्रीट से शुरू किया और फिर आयरन क्रॉस स्ट्रीट की तरफ उड़ते हुए गया। उन्हें देखा कि आयरन क्रॉस स्ट्रीट में नमनेस, डिस्पेयर और पेन का माहौल है। वहाँ के लोग गरीब और मैलनरिश थे। उसने इंडस्ट्रियल एरिया भी देखा जहाँ एग्जॉशन और पेसिसिज्म मतलब हर सिचुएशन में बुरा ही एक्सपेक्ट करना की फीलिंग्स थी। इस दौरान क्लेन की स्पिरिचुअलिटी कम होने लगी और उसने रिचुअल को रिवर्स करके वापस ग्रे फॉग की दुनिया में आने का फैसला किया। जब क्लेन वापस ग्रे फॉग की दुनिया में पहुंचा तो वो सरप्राइज था कि वो फ्लेयरिंग सन चार्म को अपने साथ ला पाया। उन्हें सोचा कि वो इस मेथड का यूज़ करके आइटम्स को मिस्टीरियस स्पेस में ला सकता है, लेकिन उसने ये भी सोचा कि वो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इससे द फूल की इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। उसने अपने ब्लेस्ड को समन करने के लिए एक नया मंत्र इनकैंडेशन बनाने का सोचा। उसने ग्रे फॉग में आराम किया और फिर अपने कमरे में वापस लौट आया। अपने कमरे में वापस आकर क्लेन ने मिस्टर एजिक को लेटर लिखा। उसने क्विलांगोस और उसके क्रीपिंग हंगर मिस्टिकल आइटम के बारे में बताया। उसने इस बात का जिक्र कैजुअली किया ताकि एजिक अलर्ट रहे और अगर फ्यूचर में मदद मांगने की जरूरत पड़े तो वो अजीब ना लगे। उन्हें एजिक से सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में भी पूछा। उसने बिना नाम लिखे लेटर को फोल्ड कर दिया और एजिक की कॉपर विसल को बजाया। एक ह्यूज स्केलेटल मॉन्स्टर अपीयर हुआ और उसने क्लेन से लेटर ले लिया। क्लेन ने जल्दी से विसल को बंद कर दिया और थकावट की वजह से सो गया। चैप्टर 183। डिनर के बाद क्लेन अपने सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था जब उसके और सिबलिंग्स के आसपास की गैस लैंप अचानक बुझ गई। तभी उसने अपने हाथ पर 5 थिन पेल फिंगर्स महसूस की। क्लेन ने घबराहट में अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसने जल्दी समझ लिया कि ये मैडम डैली का मैसेंजर है जिसके हाथ में एक लेटर था। उसने चुपके से लेटर ले लिया और लाइट्स वापस आने पर उसे अखबार के नीचे छुपा दिया। क्लेन ने डैली का लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। डैली ने उसे बताया कि मीडियमशिप रिचुअल्स का इस्तेमाल लिविंग ह्यूमंस पर भी किया जा सकता है, लेकिन ये डेंजरस होता है। उसने बताया कि डेड स्पिरिट्स प्योर होते हैं, लेकिन लिविंग ह्यूमंस की विल्स और क्योटिक थॉट्स होते हैं। उन्हें लिविंग ह्यूमन के लिए 2 मेथड्स बताए, वायलेंस और मेडिकेशन। उन्हें क्लेन को लिविंग पर्सन के स्पिरिट से बात करने का तरीका भी सिखाया और उससे ल्यूसिडिटी मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, समझने लायक, बिना कंफ्यूजन के। डैली ने वार्न किया कि इनसेन बियॉन्डर्स के स्पिरिट्स के साथ बात करना बहुत डेंजरस होता है क्योंकि उनके क्योटिक थॉट से स्पिरिट को इन्फेक्शन हो सकता है। उसने क्लेन को सेरेनिटी एजेंट यूज करने की सलाह भी दी। क्लेन ने लेटर को जलाकर फ्लश कर दिया और रात में फ्लेयरिंग सन चार्म को वापस फिजिकल वर्ल्ड में ले आया। उसने मिस्टर एजिक के रिप्लाई का इंतजार किया, लेकिन उससे कोई रिप्लाई नहीं मिला।
अगली सुबह क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में अपनी ड्यूटी पर गया और कैप्टन के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। चैप्टर 184। क्लेन अपने घर पर बेंसन और मेलिसा के साथ था जब उसके हाथ में एक लेटर आया। ये मैडम डैली के मैसेंजर ने दिया था। डैली ने अपने लेटर में मीडियमशिप के बारे में समझाया। अगली सुबह क्लेन अपने कैप्टन डन स्मिथ से मिला। क्लेन ने डन को हुड यूगन और लैनेवस के बारे में बताया। उसने डन से हुड यूगन पर मीडियमशिप रिचुअल करने की परमिशन मांगी। डन ने क्लेन को परमिशन दे दी, लेकिन उसने सेरेनिटी एजेंट, अमांथा एक्सट्रैक्ट और आई ऑफ द स्पिरिट मेडिसिन को चाइनीज गेट के पीछे से लेने की सलाह दी। क्लेन चाइनीज गेट के पीछे गया जहाँ एक ओल्ड गार्ड था। वहाँ पहुंचकर उसने बहुत ठंडी और स्ट्रेंज फीलिंग महसूस की। उसने अपनी स्पिरिट विजन से देखा कि वहाँ पर फाइन ब्लैक लाइन्स हैं जो एक सीलिंग पावर है। उसने मेडिसिन को लिया और वापस लौट आया। उन्हें सोचा कि वहाँ पर ज़्यादा देर तक रहना डेंजरस हो सकता है। डन और क्लेन रात में टिंजन असाइलम गए। डन ने बताया कि उन्हें सीक्रेटली वहाँ जाना होगा क्योंकि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट उन पर नजर रख सकते हैं। दोनों एजाइली का मतलब होता है तेज, फ्लेक्सिबल और स्मार्ट तरीके से मूव करना, एक्ट करना। हॉस्पिटल में एंटर हुए और हुड यूगन के रूम में चले गए। हुड अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था और क्रिम्सन मून को देख रहा था। क्लेन ने हुड से पूछा कि वो सो क्यों नहीं रहा है और हुड ने जवाब दिया कि वो अपने केक का इंतजार कर रहा है। चैप्टर 185। क्लेन ने हुड यूगन से पूछा कि वो किस केक का इंतजार कर रहा था, तो हुड गुस्से में आ गया। उसने क्लेन पर अटैक किया, लेकिन क्लेन ने अपनी क्लाउन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अटैक से खुद को बचाया। डन स्मिथ ने तभी हुड यूगन को ड्रीम स्टेट में ले आया और क्लेन ने मीडियमशिप रिचुअल सेटअप करना शुरू कर दिया। डन ने बताया कि हुड का ड्रीम बहुत केओटिक है और इससे गाइड नहीं किया जा सकता। क्लेन ने रिचुअल के लिए अमांथा एक्सट्रैक्ट और आई ऑफ द स्पिरिट मेडिसिन का इस्तेमाल किया, जिससे हुड यूगन की डाउजीनेस बढ़ गई। क्लेन ने फिर सेरेनिटी एजेंट पिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए इनकैंटेशंस पढ़े। उसने अपने आप को हुड के स्पिरिचुअल सी में पाया जहां क्योटिक थॉट्स का टॉर्नेडो था। क्लेन ने अपनी लूसिडिटी और रैशनैलिटी से खुद को बचाया और हुड के स्पिरिट से बात करना शुरू किया। क्लेन ने हुड से लैनेवस के बारे में पूछा। हुड ने बताया कि लैनेवस ने उसे गॉडहुड क्वालिटीज का प्रॉमिस किया था और कहा था कि वो उसकी बियॉन्डर पोर्शन को कंट्रोल करना सिखा देगा। लैनेवस ने यह भी बताया कि वो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से रिलेटेड है। जब क्लेन ने पूछा कि हुड ने लैनेवस की क्या मदद की, तो हुड का स्पिरिट कॉन्टोर्ट का मतलब होता है जोर से मोड़ देना, टेढ़ा मेढ़ा कर देना या अननेचुरल ट्विस्ट लाना। ज्यादातर बॉडी फेस ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वर्ड यूज होता है। वो होने लगा और उसकी स्पिरिचुअल सी में एक डार्क ऑल्टर दिखाई दिया। इसके बाद पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड हिलने लगा और क्लेन ने डेंजर महसूस किया, इसलिए वो वहां से भागने लगा। चैप्टर 186। हुड यूगन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक डेंजरस शैडो के दिखने के बाद क्लेन ने तुरंत मीडियमशिप स्टेट से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि हुड यूगन का फेस ब्लैक स्केल से कवर हो गया है। इसका मतलब था कि वो कंट्रोल खो रहा है। डन स्मिथ ने तुरंत एक्शन लिया और हुड के सर पर रिवॉल्वर से 5 गोलियां चला दी। हुड यूगन की बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई और उससे ब्लैक स्केल्स और क्रिस्टलाइन हार्ट निकल गया, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट के पोशन का मेन इंग्रेडिएंट हो सकता है। क्लेन ने डन को हुड यूगन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखी चीजों के बारे में बताया। उन्हें बताया कि लैनेवस ने हुड को एक्टिंग मेथड और इमॉर्टल गॉडहुड का लालच दिया था। क्लेन ने यह भी स्पेक्यूलेट किया कि लैनेवस का प्लान ऑरोरा ऑर्डर के मिस्टर जी के लेटर से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें टिंजन के लैम्स को सैक्रिफाइस करने का जिक्र था। डन को नहीं लगता था कि लैनेवस ही मिस्टर जी है, क्योंकि लैनेवस एक स्विंडलर था और उसका प्लान लॉजिकल था। स्विंडलर का मतलब होता है फ्रॉड करने वाला। डन ने एक डिटेल्ड प्लान बनाया। वो हुड यूगन की डेथ को कवर अप करेंगे और पुलिस के साथ लैनेवस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाएंगे। वो मैंडेटेड पनिशर्स और मशीनरी हाई माइंड से भी असिस्टेंस मांगेंगे। डन और क्लेन ने क्राइम सीन का सबूत मिटा दिए और वापस चले गए। जब क्लेन कैरिज से वापस जा रहा था तो एक ह्यूज बोनी पाम कैरिज में एक लेटर फेंका और डिसअपियर हो गया। क्लेन ने सोचा कि ये एक वेल हिडन मेथड था। चैप्टर 187। क्लेन अपने घर जाते हुए कैरिज में था जब मिस्टर एजिक के मैसेंजर ने उसे एक लेटर दिया। क्लेन ने सोचा कि एजिक की मेमोरी वीक होने के बाद भी उसका मैसेंजर इतना पावरफुल है कि वो एक सीक्वेंस 6 या 7 बियॉन्डर से भी डील कर सकता है। घर पहुंचकर क्लेन ने लेटर पढ़ना शुरू किया। एजिक ने बताया कि उसकी मेमोरी वीक होने के बाद भी उसे शेफर्ड की एबिलिटी से फैमिलियरिटी महसूस हुई है। क्लेन ने सोचा कि एजिक की लंबी जिंदगी और यूनिक एक्सपीरियंसेस की वजह से वो किसी भी बियॉन्डर एबिलिटी में इंटरेस्ट दिखा सकता है। एजिक ने क्लेन को सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में वार्न किया। उन्हें कहा कि इविल गॉड्स और डेविल्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उन्हें कॉशन से डील करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्गाइज कर सकते हैं। एजिक ने उसके बाद सैक्रिफिशियल रिचुअल की प्रोसेस समझाई, जिसमें सिंबल्स, स्पेसिफिक टाइम और एंशिएंट लैंग्वेजेस का उपयोग शामिल है। उन्हें बताया कि स्पिरिचुअलिटी वाले मटेरियल्स एक टनल बनाते हैं जो गॉड या मिस्टीरियस एंटिटी से जोड़ता है। क्लेन ने सोचा कि वो बिना बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स के ही रिचुअल करने की कोशिश करेगा। क्लेन ने एजिक के लेटर को जलाया और अपने फ्यूचर प्लान्स पर सोचना शुरू किया। उसने डन स्मिथ को लैनेवस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए वॉलंटियर किया, लेकिन क्लेन को लीड इन्वेस्टिगेटर नहीं बनाया।
उसने अपनी कॉम्बैट लेसन्स भी कंटिन्यू रखी। इसी दौरान बैकलैंड में वाइस एडमिरल हरिकेन कुइलांगोस ने अपने क्रीपिंग हंगर मिस्टिकल आइटम का इस्तेमाल करके एक आदमी के कपड़े पहने और उसकी शक्ल में चेंज कर लिया। चैप्टर 188 बैकलैंड में कुइलांगोस ने क्रीपिंग हंगर मिस्टिकल आइटम का यूज करके एक बैरन का रूप धारण कर लिया। बैरन एक नोबल रैंक होती है। उसने बैरन को मारकर उसकी बॉडी को वार्डरोब में छुपाया था। उसके बाद उसने खुद को बैरन के रूप में तैयार किया और ड्यूक नेगन के बॉल में चला गया। बॉल एक फैंसी डांस पार्टी होती है जिसमें लोग डांस गाउन म्यूजिक वगैरह करते हैं। शेरवुड बोरो में ज़ारडेर्च और फोर्स वॉल कुइलांगोस के बारे में क्लूज ना मिलने पर डिसअपॉइंटेड थे। उन्हें कुइलांगोस से और अथॉरिटीज से छुपाना पड़ रहा था। जाओ ने अपनी फैमिली को वापस पाने और सीक्वेंस 8 में एडवांस होने की इच्छा जाहिर की। बैकलैंड के बॉल में ऑड्रे हॉल बोर हो रही थी और डांसिंग हॉल से दूर एक डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई। रास्ते में उसने बैरन ग्रामीर का रूप धारण किए हुए कुइलांगोस को देखा। ऑड्रे ने तुरंत नोटिस किया कि बैरन का कोलोग मतलब एक टाइप का परफ्यूम और डिमेनर, बिहेवियर, एटीट्यूड और आउटर एक्सप्रेशन आज अलग है। एक स्पेक्टेटर होने के नाते उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। ऑड्रे ने सस्पेक्ट किया कि बैरन कुइलांगोस हो सकता है और वो घबरा गई। उन्हें जल्दी से अपने फादर अर्ल हॉल को ढूंढा और उन्हें बैरन ग्रामीर के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बताया। अर्ल हॉल ने सीरियस होकर एक्शन लेने का वादा किया और ऑड्रे को अपनी मदर के पास जाने को कहा। लेकिन ऑड्रे को लगा कि उसे और भी कुछ करना चाहिए, तो वो ड्यूक नेगन के प्रेयर रूम में चली गई। वहां उसने द फूल को बुलाने के लिए प्रेयर्स पढ़ी। चैप्टर 189 टिंजन में क्लेन अपने सिबलिंग के साथ एक प्ले देखने की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसके कान में एक बजिंग आवाज आई और वो डिजी हो गया, जिससे उसने पहचान लिया कि कोई उसे प्रार्थना कर रहा है। उसने अपने भाई बहन से एक्सक्यूज लिया, अपने कमरे में आ गया और रिचुअल के जरिए ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया पहुंच गया। ग्रे फॉग की दुनिया में क्लेन को मिस जस्टिस की प्रेयर सुनाई दी। उसने बताया कि वो ड्यूक नेगन की बॉल में है और उसे सस्पेक्ट है कि कुइलांगोस ने बैरन ग्रामीर का रूप धारण कर लिया है। ऑड्रे ने बैरन के कोलोग और डिमेनर में सटल चेंज नोटिस किए थे। क्लेन ने ऑड्रे को डायरेक्टली रिप्लाई किया, जिससे ऑड्रे की चिंता दूर हो गई। क्लेन ने फिर द हैंगमैन एल्गर विल्सन को जस्टिस का मैसेज भेजा। उन्हें जस्टिस की प्रेयर का एक मूवी लाइक सीन बनाया और उसे एल्गर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। एल्गर शॉक्ड हुआ और सरप्राइज हो गया कि मिस्टर फूल उसकी लोकेशन से इतनी पावरफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एल्गर ने तुरंत चर्च के आर्क बिशप को बताने का फैसला किया। अपने कमरे में वापस आकर क्लेन ने मिस्टर अजीक के लिए एक और लेटर लिखा। उसने अजीक को कुइलांगोस के डिस्गाइज और मोटिव के बारे में बताया। उसने सोचा कि टेलीग्राफ की वजह से अजीक को उसके जल्दी मैसेज पर डाउट नहीं होगा। उन्हें कॉपर विसल से स्केलेटल मैसेंजर को समन किया और लेटर भी भेज दिया। क्लेन ने सोचा कि वो अब और कुछ नहीं कर सकता और ड्यूक नेगन जैसे इन्फ्लुएंशियल नोबल के बॉल में सिक्योरिटी टाइट होगी, इसलिए शायद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी। चैप्टर 190 ड्यूक नेगन के मैंशन में कुइलांगोस ने एक पायरेट एडमिरल की तरह ड्यूक को असैसिनेट करने का प्लान बनाया। उसका मोटिव था पैसा और एम्बर रोजेल का बनाया हुआ एक मिस्टिकल कार्ड पाना। कुइलांगोस ने क्रीपिंग हंगर का इस्तेमाल करके बैरन ग्रामीर का रूप धारण किया। उन्हें सोचा कि क्रीपिंग हंगर एक शेफर्ड से डिफरेंट है क्योंकि ये स्लो है, सोल्स को लिमिट करता है और लक पर डिपेंड करता है। कुइलांगोस ने अपने विंड ब्लेस पावर्स का इस्तेमाल करके शैंडिलियर की कैंडल्स बुझा दी और शैंडिलियर को गिरा दिया। इस केओस में उसने ड्यूक के बॉडीगार्ड पर साइकोलॉजिकल अटैक किया। फिर वो ड्यूक को असैसिनेट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ड्यूक नेगन एक बियॉन्डर निकले और उन्होंने कुइलांगोस को ट्रैप कर लिया। कुइलांगोस ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके नाइटमेयर स्टेट में एस्केप किया। उन्हें ड्यूक पर फिजिकल अटैक किया, लेकिन वो इथरल निकले। कुइलांगोस ने फिर केओस क्रिएट करने के लिए लेडीज और जेंटलमैन को फियर में ढकेल दिया। इस केओस का फायदा उठाते हुए वो मैंशन से बाहर भाग गया। कुछ देर बाद चर्च ऑफ स्टॉर्म के कार्डिनल आर्क बिशप एस स्नेक मैंडेटेड पनिशर्स के साथ मैंशन पहुंचे। एल्गर विल्सन जो आर्क बिशप एस के साथ था, उसने देखा कि कुइलांगोस भाग चुका है। इससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। चैप्टर 191 कुइलांगोस ड्यूक नेगन के मैंशन से बाहर भागने के बाद एक मैन मेड लेक पर परसुअर्स जो लोग पीछा कर रहे हैं उनको छोड़ देता है। सडनली उसकी विजन ब्लर हो जाती है और वो खुद को एक पेस्टल लाइक वर्ल्ड में पाता है। एक 4 मीटर लंबा स्केलेटन उसके सामने अपीयर होता है। कुइलांगोस उससे निपटने के लिए प्रीस्ट ऑफ लाइट की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि एक सीक्वेंस 5 की एबिलिटी है, और स्केलेटन को डिसइंटीग्रेट कर देता है। लेकिन एक से ज़्यादा 100 स्केलेटन्स उसके चारों तरफ अपीयर हो जाते हैं। कार्डिनल एस स्नेक और मैंडेटेड पनिशर्स भी कुइलांगोस को परस्यू करते हैं। एल्गर विल्सन भी उनके साथ था, लेकिन एस स्नेक को कुइलांगोस एक पॉन्ड के पास फ्लोटिंग करते मिलता है। कुछ देर बाद कुइलांगोस का फेस रॉट करने लगता है। उसकी फ्लैश पील ऑफ हो जाती है और आई सॉकेट से गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में कुइलांगोस की बॉडी एक पाइल ऑफ फ्लैश एंड बोन में डिसॉल्व हो जाती है। एल्गर शॉक्ड और डिसबिलीविंग था। उसने एस स्नेक से पूछा कि क्या हुआ था, और एस ने बताया कि कुइलांगोस को एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ने मारा है, जिसका मोटिव अनक्लियर है। एल्गर को सस्पेक्ट होता है कि कुइलांगोस को मिस्टर फूल के ब्लेस ने मारा है,
एल्गर को ये आइडिया इसीलिए आता है क्योंकि सिर्फ टैरोट क्लब के मेंबर्स को ही टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। एल्गर को क्विलांगोस की टेरिफाइंग डेथ देखकर रियलाइज होता है कि मिस्टर फूल की पावर इतनी ज़्यादा है और वो फेथफुल रहने का फैसला करता है। मीनवाइल ऑड्रे को भी अर्ल हॉल ने क्विलांगोस की डेथ के बारे में बताया। उसने भी स्पेक्यूलेट किया कि क्विलांगोस को मिस्टर फूल के ब्लेस नहीं मारा होगा। चैप्टर 192 ऑड्रे ने एनालाइज किया कि क्विलांगोस का असैसिनेशन उसकी इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ। उसने कंक्लूड किया कि क्विलांगोस को मिस्टर फूल के ब्लेस ने मारा है, जो एक पावरफुल हाई सीक्वेंस बियॉन्डर है। उन्हें सोचा कि टैरोट क्लब का ये पहला मिशन था और उसने द हैंगमैन से रेनबो स्लैमेंडर्स पिट्यूटरी ग्लैंड की डिमांड की। अर्ल हॉल ने ऑड्रे को डेंजर से बचने के लिए वार्न किया। ऑड्रे ने फियर दिखाया कि क्विलांगोस के अंडरलिंग्स और असैसिनेशन के पीछे के लोग रिवेंज ले सकते हैं। अर्ल हॉल ने उसकी बात मान ली और क्विलांगोस की डेथ और बाउंटी को सीक्रेट रखने का वादा किया। ऑड्रे को 40,000 पाउंड्स की बाउंटी और एक स्टेट मिली, जिससे वो बहुत खुश हो गई। उन्हें मिस्टर फूल को बाउंटी देने के बारे में सोचा, लेकिन रिस्क से बचने के लिए इस आइडिया को छोड़ दिया। ड्यूक नेगन के सीक्रेट स्टडी में प्राइम मिनिस्टर ऑगस्टीन नेगन और आर्क बिशप एस स्नेक ने क्विलांगोस की डेथ पर डिस्कस किया। उन्हें पता चला कि क्विलांगोस को एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर या एक पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट ने मारा है, जिसका आइडेंटिटी अननोन है। उनका मोटिव भी अनक्लियर था, इसलिए गवर्नमेंट और चर्चेस ने हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। बैकलैंड के एक होटल में एजिक ने एक ग्लोव को देखा। ग्लोव को देखकर उसे दर्द हुआ और वो मटर करने लगा। मुझे लगता है मैंने उनके साथ कोऑपरेट किया है। क्लेन टेंस था क्योंकि उसके पास किसी से भी कोई अपडेट नहीं था। जब वो सुबह सुबह कैरी से जा रहा था, उसने एक पेपर बॉय को अनाउंसमेंट करते हुए सुना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वाइस एडमिरल हरिकेन क्विलांगोस किल्ड इन बैकलैंड। क्लेन ने तुरंत न्यूज़पेपर खरीदा और सोचा कि बॉस को न्यूज़पेपर से मिल रही है। चैप्टर 193 क्लेन ने न्यूज़पेपर में क्विलांगोस की मौत की खबर पढ़ी और एक हल्की सी रिलीफ महसूस की। उसने कंक्लूड किया कि क्योंकि ना मिस जस्टिस और ना ही मिस्टर हैंगमैन ने उसे कांटेक्ट किया है, इसका मतलब सब कुछ अभी कंट्रोल में है। क्विलांगोस की डेथ की न्यूज़ बहुत फास्ट स्प्रेड हो गई। लोगों में चर्चा होने लगी और न्यूज़पेपर्स की सेल्स भी बढ़ गई। 10,000 पाउंड का बाउंटी सुन के आम आदमी लोग हैरान हो गए और क्लेन को थोड़ा विस्टिफुल एनवी भी हुआ क्योंकि वो खुद उस बाउंटी को क्लेम नहीं कर सकता था। बैकलैंड में फोर्स वॉल और जार डेरेचा इस खबर से शॉक और कंफ्यूज हो गए। वो दोनों क्विलांगोस के क्लूज ढूंढ रहे थे और अब वो बिना वार्निंग के मर गया। उन्होंने पहले सोचा शायद ये एक कोऑर्डिनेटेड एम्बुश था जो पुलिस और बियॉन्डर ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किया होगा। फोर्ड ने जाओ को कंफर्ट किया और बोला कि शायद मिस ऑड्रे उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें रिवॉर्ड दे ही देगी क्योंकि उनकी वजह से क्विलांगोस सामने आया था। दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो ऑड्रे के कांटेक्ट करने का वेट करेंगे ताकि उन पर किसी तरह का सस्पिशन ना आए। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी वापस आके क्लेन ने डन स्मिथ को रिपोर्ट दिया कि लेनवस इन्वेस्टिगेशन का उसका पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, एक नया मिशन आ गया। रिसेप्शन एरिया में 2 लेडीज ब्लैक ड्रेस में खड़ी थीं। स्लिम वाली लेडी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मैडम शेरन नाम की एक औरत की इन्वेस्टिगेशन करें और उसके क्राइम्स का एविडेंस लाएं। तभी क्लेन ने इंस्टेंटली दूसरी साइलेंट लेडी को पहचान लिया। वो थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनार्ड की वाइफ, जिसका मर्डर एक पुराने केस में हुआ था। ये क्लियर था कि वो ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं थी और इसीलिए अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवाने आई थी। चैप्टर 194 डन स्मिथ ने पार्लियामेंट मेंबर मेनार्ड की वाइफ और उसकी सिस्टर से एक मिशन एक्सेप्ट किया। उन्हें बैरन खोए की विडो मैडम शेरन की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। मेनार्ड की सिस्टर को लगता था कि मैडम शेरन उसके भाई की डेथ की जिम्मेदार है। क्लेन को ये केस दिया गया और उसने सोचा कि ये टेलिंग और मॉनिटरिंग स्किल सीखने का एक अच्छा मौका है। इस मिशन के लिए पेमेंट भी अच्छी थी, 50 पाउंड्स और एडिशनल 200 पाउंड्स अगर उन्हें एविडेंस मिलता है। क्लेन ने अपने मेंटोर लियोनार्ड फ्राई से टेलिंग टेक्निक सीखने का फैसला किया। उन्हें लियोनार्ड की एडवाइस पर मैडम शेरन की रूटीन को समझने के लिए एक मॉब बॉस को काम पर लगाया। क्लेन ने 5 पाउंड दिए और मॉब बॉस ने उससे अनयूजुअल रिपोर्ट दी जिसमें ड्राइंग्स और सिंबल्स थे। रिपोर्ट के हिसाब से मैडम शेरन बाहर कम जाती थी, लेकिन वो कंजर्वेटिव पार्टी के बैंक्वेट में जाने वाली थी। क्लेन ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का प्लान बनाया। क्लेन को मिस्टर एजीक से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, आई ऑब्टेन्ड द क्रीपिंग हंगर एंड रिकॉल्ड समथिंग। इससे क्लेन को कंफर्म हो गया कि एजीक ने ही क्विलांगोस को मारा था और वो एक पावरफुल सीक्वेंस बियॉन्डर है। क्लेन को ये भी लगा कि एजिक मेमोरी रिगेन कर रहा है। जस्टिस और द हैंगमैन से कोई कांटेक्ट ना होने के बारे में क्लेन को पता था कि वो सेफ रहना चाहते हैं। क्लेन नाइट में मैडम शेरॉन के घर में स्नीक कर गया। उसने क्लाउन की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वाटर पाइप से बैल्कनी पर चढ़ गया और एक टैरोट कार्ड से डोर खोला। जब वो मैडम शेरन के बेडरूम में एंटर हुआ तो उसने एक फेंट फ्रेगनेंस को स्मेल किया जिससे उसे रिएक्शन फील हुआ। क्लेन को लगा कि मैडम शेरन एफ्रोडिसियाक का यूज करती थी।
एफ्रोडिसियाक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस या चीज जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है या जगाता है। चैप्टर 195। क्लेन मैडम शेरन के कमरे में एंटर करता है और स्पिरिट विजन का यूज करके एक्स्ट्रावेगेंट डेकोरेशंस, ज्वेलरी और एक न्यूड सेल्फ पोर्ट्रेट को देखता है। वो एविडेंस ढूंढना शुरू करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो एक सेफ के पास आता है जिसे वो खोल नहीं पाता। क्लेन एक डिविनेशन करता है कि मेनार्ड की डेथ में सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस हैं या नहीं। इस बार डिविनेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है जिससे क्लेन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पहले उसका रिजल्ट निगेटिव था। उन्होंने कंक्लूड किया कि डिविनेशन को इन्फ्लुएंस किया गया था। फिर वो डिवाइन करता है और कंफर्म करता है कि मैडम शेरन एक बियॉन्डर हैं। अपने बॉडी को सील करके क्लेन सेल्फ समनिंग रिचुअल करता है और स्पिरिट के रूप में सेफ के अंदर चला आता है। वहाँ उसको गोल्ड, कैश और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसे एक यंग मैन की फोटो भी मिलती है जो मैडम शेरन जैसा दिखता है, जिससे क्लेन को सस्पेक्ट होता है कि वो एक डीमनस पाथवे का मेंबर हो सकती हैं। सेफ में क्लेन को एक हिडन कंपार्टमेंट भी मिलता है जिसके अंदर ऑइंटमेंट्स, हर्ब्स और एक स्केलेटन लाइक स्टैचू है। स्टैचू को देखकर उसे ईवल सेंट आती है और वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है। क्लेन को रियलाइज होता है कि ये स्टैचू ही उसके डिविनेशन में इंटरफेयर कर रही थी। चैप्टर 196। क्लेन मैडम शेरन के घर से जल्दी से निकल गया क्योंकि उसे ओमिनियस प्रेमोनिशन मिली थी कि वो वापस आ रही हैं। उसने सोचा कि मैडम शेरन एक स्ट्रॉन्ग बियॉन्डर है और उसने फ्लेरिंग सन चार्म या एजीक की कॉपर वेसल को यूज न करने का फैसला किया। उसने डिसाइड किया कि वो नाइट हॉक्स के साथ टीम अप करके ही मैडम शेरन से डील करेगा। उन्हें जल्दी से समनिंग रिचुअल खत्म किया और सीक्रेटली वहां से भाग गया। मैडम शेरन अपने कमरे में आई और उसने नोटिस किया कि उसके प्रोटेक्टिव थ्रेड्स टूट चुके हैं। क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में वापस आया और कैप्टन डन को बताया कि उसे सस्पेक्ट है कि मैडम शेरन डीमनस सेक्ट की मेंबर हैं। उसने डन को फोटो और प्रीमोर्डियल डीमोनेस की स्टैचू के बारे में बताया। डन ने कंफर्म किया कि स्टैचू प्रीमोर्डियल डीमोनेस की ही है और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का फैसला लिया। डन ने किनले को बुलाया और सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0217, जिसे स्पिरिट मीडियम्स मिरर कहते हैं, उसको यूज करने का प्लान बनाया। क्लेन ने 3-0217 के बारे में सोचा जिसमें लिखा था कि ये डेंजरस है और इसे टीम के साथ ही यूज करना चाहिए। उन्हें सोचा कि स्लीपलेस किनले इसके लिए परफेक्ट मैच है। उन तीनों ने कैरीज ली और मैडम शेरन के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में किनले ने बताया कि ये उसके लिए सबसे डेंजरस मिशन है। जब वो ऑसना स्ट्रीट पर पहुंचे, क्लेन ने पेंडुलम डिविनेशन की। उसने पाया कि घर के अंदर डेंजर है जो ना ज्यादा कम था ना ज्यादा था। चैप्टर 197। क्लेन ने अपनी डिविनेशन किया और पाया कि मैडम शेरन घर पर ही है। उन्हें सोचा कि उसने सीक्रेट कंपार्टमेंट को सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म में ही चेक किया था, इसलिए मैडम शेरन को अपने सीक्रेट के एक्सपोज होने का पता नहीं चला। डन स्मिथ ने भी इससे कंफर्म किया और इंस्टिगेटर ट्रिसी की तरह मैडम शेरन को अलार्म न करने का प्लान बनाया। डन ने नाइटमेयर की एबिलिटी का यूज करके मैडम शेरन को ड्रीम में सुलाने का प्लान बनाया जिससे ग्लेन और किनले उससे सरप्राइज कर सके। ग्लेन ने सोचा कि डन उन्हें ड्रीम के जरिए ही सिग्नल देगा। डन ने मैडम शेरन को ड्रीम में सुलाने के लिए मेडिटेट किया। मैडम शेरन अपने कमरे में रॉकिंग चेयर पर बैठी थी जिसके पास प्राइमोर्डियल डीमनेस की स्टैचू थी। वो धीरे धीरे नींद में जाने लगी। जब क्लेन को ड्रीम में सिग्नल मिला कि मैडम शेरन सो गई हैं, तो वो और किनले ऑपरेशन के लिए रेडी हो गए। क्लेन ने क्लाउन की एबिलिटीज का यूज करके दीवार और बैल्कनी को इजीली क्लाइम कर लिया। उन्हें किनले से सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0217 स्पिरिट मीडियम्स मिरर लिया और ध्यान से आगे बढ़े। किनले ने मिरर को खोला और नीचे जमीन पर रिफ्लेक्ट किया। क्लेन और किनले मैडम शेरन के कमरे में एंटर हुए। उन्होंने देखा कि वो चेयर पर बैठी हैं, लेकिन वो सो नहीं रही थी। किनले ने इंस्टिंक्टिवली मिरर को मैडम शेरन पर पॉइंट किया, लेकिन उसने गलती से अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देख लिया। मिरर में किनले का सिनिस्टर इमेज अपीयर हुआ। क्लैन को रियलाइज हुआ कि रूम में फुल लेंथ मिरर गायब था। मैडम शेरन अचानक से नाइट गाउन में अपीयर हुई और स्माइल कर रही थी। उसने बताया कि वो स्टैचू की वजह से सोई नहीं। क्लेन ने तुरंत एंशिएंट हर्मीज में क्रिम्सन बोला और स्लम्बर चार्म थ्रो किया। चैप्टर 198। क्लेन ने स्लम्बर चार्म का इस्तेमाल किया जिससे मैडम शेरन, किनले और वो खुद नींद में चले गए, लेकिन क्लेन की यूनिकनेस की वजह से वो कॉन्शियस रहा और जल्दी से नींद से बाहर आ गया। उन्हें देख लिया कि मैडम शेरन अभी भी पुरानी स्टेट में है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्लेन ने धागों को जलाया और रिवॉल्वर से मैडम शेरन पर फायर किया। क्लेन की बुलेट्स ने मैडम शेरन को हिट किया, लेकिन वो एक रिफ्लेक्शन की तरह टूटकर गायब हो गई। क्लेन को रियलाइज हुआ कि मैडम शेरन ने अपनी बियॉन्डर एबिलिटी का इस्तेमाल किया है। किनले ने अनोखे तरीके से गला दबाना शुरू कर दिया और क्लेन को एहसास हुआ कि ये स्पिरिट मीडियम्स मिरर का प्रभाव है। उन्हें किनले को बचाने के लिए रिक्विम चार्म का इस्तेमाल किया और मिरर को संभाल लिया। रिक्विम चार्म के असर से क्लेन की फोरसाइट एबिलिटी और बढ़ गई। क्लेन ने मैडम शेरन पर हमला करने के लिए मिरर का इस्तेमाल किया। मिरर से एक वुमेन बाहर निकली, लेकिन मैडम शेरन ने उसे ब्लैक फ्लेम से जलाकर राख कर दिया। फिर उसने ब्लैक फ्लेम से क्लेन पर हमला किया, लेकिन क्लेन ने क्लाउन की एबिलिटीज से उन्हें डॉज किया। इसके बाद मैडम शेरन ने आइस स्पीयर्स का इस्तेमाल किया जिससे क्लेन स्लो हो गया। क्लेन ने एजीक्स कॉपर विसल का इस्तेमाल करने का सोचा, पर तभी किनले उठ गया। किनले ने मैडम शेरन पर हमला किया,
लेकिन ब्लैक फ्लेम्स और आइस स्पेयर्स का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैडम शरण ने किनले को मिरर में रिफ्लेक्ट करके हमला किया और ब्लैक फ्लेम से मिरर को साफ कर दिया। इसके रिजल्ट में किनले खून और जला हुआ हार्ट, लंग्स और स्टमक वॉमिट करने लगा। क्लेन ने किनले की रिवॉल्वर उठाने की कोशिश की पर बहुत देर हो चुकी थी। चैप्टर 199। किनले के मार्टिरडॉम मतलब कुर्बानी को देखकर क्लेन को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें इमोशनल होकर मैडम शरण पर रिवॉल्वर से फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच गई। क्लेन ने तुरंत अपने आप को संभाला और टैरोट कार्ड से मैडम शरण पर हमला किया। उन्हें मैजिशियन कार्ड से मैडम शरण के बाल को वॉल से पिन कर दिया, लेकिन वो एस्केप हो गई और इनविजिबल हो गई। क्लेन को रियलाइज हुआ कि मैडम शरण डन के नाइटमेयर की वजह से स्लो हो गई थी। उसने अपने क्लाउन की एबिलिटीज का यूज करके मैडम शरण को ट्रेस किया। जैसे ही वो एक्सपोज हुई, डन ने उसे ड्रीम में ट्रैप कर दिया। क्लेन ने तुरंत स्पिरिट मीडियम मिरर को मैडम शरण की तरफ फेंका, जिससे मिरर में उसकी ब्यूटीफुल इमेज को रॉटन और अगली दिखाया। मैडम शरण हॉरर से चिल्लाई और सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो फेल हो गई। डन ने फाइनली रूम में एंट्री की और क्लेन ने रिवॉल्वर से फायर करके मैडम शरण को मार दिया। डन ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने एक मिस्टेक की थी और किनले की डेथ पर शोक मनाया। उसने क्लेन से मैडम शरण की स्पिरिट को चैनल करने को कहा, लेकिन प्राइमोर्डियल डीमोनेस के बारे में ना पूछने का वार्न किया। क्लेन ने रिचुअल किया और ड्रीम डिविनेशन से मैडम शरण के सीक्रेट्स को एक्सेस किया। क्लेन ने ड्रीम में मैडम शरण को इंस्टिगेटर ट्रिसी को एक बुक देते हुए देखा और कंफर्म किया कि वो डीमन सेक्ट से ही थी। उन्हें ध्यान से सुना कि उनका सीक्वेंस 7 विच है। दूसरे ड्रीम में क्लेन ने मैडम शरण को अपने सीनियर से बात करते हुए देखा। उसने पूछा कि मेन को वुमेन में चेंज होना क्यों इंपॉर्टेंट है, और सीनियर ने जवाब दिया कि पावरफुल होने और प्राइमोर्डियल की तरफ बढ़ने के लिए ज़रूरी है। उसने ये भी हिंट दिया कि मेन और वुमेन दोनों सिमिलर पाथवे से एडवांस कर सकते हैं। चैप्टर 200। क्लेन मैडम शरण की स्पिरिट चैनलिंग के दौरान उसके सीनियर द्वारा वॉर के सिनोनिम के बारे में कहा गया डायलॉग याद करता है। उसने अपने ज्ञान के आधार पर कंक्लूड किया कि हंटर सीक्वेंस पाथवे फेसैक एम्पायर और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के कंट्रोल में या क्रिमिनल या प्रिजनर सीक्वेंस पाथवेज इसके संभावित कैंडिडेट्स हो सकते हैं। उसने आर्बिटर और ब्लैक एम्परर पाथवेज को कम लाइकली माना। क्लेन मैडम शरण की स्पिरिट से उसके मर्डर के मोटिव के बारे में पूछने के लिए ड्रीम डिविनेशन करता है। उसे देखने को मिलता है कि मैडम शरण ने मेनार्ड को अपने फैसले से मारा था, बिना किसी इंस्टिगेशन के। क्लेन को ये लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि मेनार्ड को मारने से उसकी आइडेंटिटी को थ्रेट हो सकती थी, फिर भी उसने रिस्क लिया। क्लेन ने डीमनस पाथवे के पोशन फॉर्मूलाज के बारे में डिविनेशन करने का फैसला किया, ताकि वो इस पाथवे के ट्रेड्स को समझ सकें और भविष्य में इनके मेंबर्स से लड़ सकें। ड्रीम में उसने सीक्वेंस 6 डीमोनेस ऑफ प्लेजर की पोशन फॉर्मूला और ट्रेड्स को सीखा। ये पोशन यूजर को ब्यूटीफुल और सिडेक्टिव बनाती है और उसे स्ट्रेंज थ्रेड्स का इस्तेमाल करने की एबिलिटी देती है। उन्हें सीक्वेंस 7 विच की पोशन फॉर्मूला भी सीखी, जिससे यूजर इनविजिबल हो सकता है, सब्स्टिट्यूट्स का यूज कर सकता है और डार्क मैजिक में मास्टरी हासिल कर सकता है। क्लेन ने डन को सब कुछ बताया और वो सर्वेंट्स को चेक करने गया, जिन्हें डन ने सुला दिया था। जब क्लेन स्टेट्स की तरफ जा रहा था, उसे डन के मेथड के बारे में सवाल हुआ। जब वो वापस मुड़कर डन को पूछने गया, उसने सरप्राइज में डन को स्पिरिट मीडियम मिरर के टूटे टुकड़ों में किनले की डेड बॉडी के पास घुटनों के बल बैठा हुआ देखा। डन की आंखें डीप थी और उसके होंठों पर खून लगा था। क्लेन तुरंत वहां से पलट गया और डन से बचने के लिए दीवार के साथ चिपक गया। चैप्टर 201। क्लेन मैडम शरण के घर के कॉरिडोर में चुपचाप खड़ा था। उसने कैप्टन डन को किनले की डेड बॉडी के पास घुटनों के बल बैठा हुआ देखा, जिसके मुंह पर खून लगा था। क्लेन ने सोचा कि कहीं डन कंट्रोल खोने की निशानियां तो नहीं दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और डन से दोबारा मुलाकात करने गया। डन ने नॉर्मल होने का दिखावा किया और उसने अपने चेहरे को साफ कर लिया। उसने क्लेन से माफी मांगी और कहा कि वो अपनी नाइटमेयर की एबिलिटी से सर्वेंट्स के सोए होने का पता लगाएगा। इससे क्लेन कंफर्म हो गया कि डन ने उसे जानबूझकर वहां से भगाया था। क्लेन ने किनले और मैडम शरण की डेड बॉडीज को ध्यान से देखा। दोनों की स्किन पेल और ब्लू ब्लैक हो रही थी, जैसे उन्हें कुछ स्पेसिफिक मिसशैप हुआ हो। मिसशैप का मतलब होता है छोटी या बड़ी एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड गलती, दुर्घटना जो नॉर्मली प्लान के अगेंस्ट हो जाए। डन ने क्लेन को इंस्ट्रक्शंस दी कि क्राइम सीन को साफ करे और हेल्प के लिए फ्राई को बुलाए। क्लेन ने भारी दिल से डन की बात मानी और फ्राई को इन्फॉर्म करने गया। फ्राई ने किनले की डेथ पर शोक मनाया और क्लेन को अपने आप को ब्लेम ना करने की एडवाइस दी। क्लेन मिशन से थक कर डैफोडिल स्ट्रीट पर घर वापस आया। उसका मन परेशान था और वो डन के बिहेवियर को लेकर उलझन में था। क्लेन ने डन की पूर मेमोरी और एक्टिंग मेथड के बारे में सोचा और उसने डिसाइड किया कि वो डैली को लेटर लिखेगा, ताकि वो होली कैथेड्रल को इन्फॉर्म कर सके। पहले क्लेन ने लेटर लिखना शुरू किया, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाया और फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर उसने दोबारा लेटर लिखा, जिसमें उसने डैली से डन के मुंह पर खून लगा होने की और किनले की डेथ के बारे में एक्सप्लेन किया और हेल्प मांगी। क्लेन ने डैली को लेटर भेजने के बाद मिस्टर एजिक को भी सेम लेटर के बारे में एक और लेटर लिखा।
ये जानने के लिए कि क्या उन्होंने अपने मेमोरीज में ऐसी कोई इंसिडेंट देखा है या नहीं। चैप्टर 202। क्लेन ने ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन किया ताकि वो कैप्टन डन के एबनॉर्मैलिटी के बारे में पता लगा सके। उन्हें डिवाइन किया कि डन की ये एबनॉर्मल कंडीशन उसके लिए डेंजरस हो सकती है। पेंडुलम ने क्लॉकवाइज घूमकर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया, जिसका मतलब था कि डेंजर सिग्निफिकेंट है। उन्हें दोबारा डिवाइन करने की कोशिश की, पर इस बार वो फेल्ड रहा क्योंकि उसके पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी। अगले दिन क्लेन ड्यूटी पर गया और उसने डन को ऑफिस में थका हुआ और पेल देखा। डन ने उससे किनले की फैमिली को चर्च से 4000 पाउंड्स का कंपनसेशन मिलने के बारे में इन्फॉर्म किया। ये सब सुनकर क्लेन का दिल भारी हो गया और उसने महसूस किया कि डन भी किनले की डेथ से काफ़ी दुख में है। डन ने क्लेन को चाइनीज गेट पर रॉयल की शिफ्ट लेने को कहा। क्लेन चाइनीज गेट पर ड्यूटी के दौरान जस्टिस, द हैंगमैन और द सन के प्रेयर्स को रिसीव करता है। जस्टिस और द हैंगमैन ने क्विलांगोस की डेथ के बाद कुछ सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते अगले गैदरिंग में शामिल न हो पाने की अनुरोध किया। क्लेन ने टेम्परेरी रूप से गैदरिंग को कैंसिल करने का फैसला किया और द सन को भी इसके बारे में नोटिफाई किया। क्लेन थक कर घर वापस आता है और सोता है। जब वो जागा तो उसने देखा कि मिस्टर एजिक का मैसेंजर सफ़ेद हड्डियों का एक ढांचा उसके लिए एक लेटर लेकर आया है। उन्हें जल्दीबाजी में लेटर को पकड़ा और होप के साथ एजिक के रिप्लाई को पढ़ने लगा। चैप्टर 203। क्लेन को मिस्टर एजिक का लेटर मिला जिसमें उन्होंने डन स्मिथ के बिहेवियर को लेकर 2 पॉसिबिलिटीज दी। पहली पॉसिबिलिटी वैम्पायर पोषण की थी, इंसान हाफ इंसेन हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी म्यूटेंट की थी। एजिक ने एक्सप्लेन किया कि म्यूटेंट्स पैदाइशी होते हैं जिनमें ट्विस्टेड डिजायर्स दबे होते हैं जो किसी इवेंट के बाद बाहर निकलते हैं। क्लेन ने सोचा कि डन में हाफ इंसैनिटी के कोई साइंस नहीं है, इसलिए वैम्पायर थ्योरी गलत हो सकती है। उसने म्यूटेंट थ्योरी को ज़्यादा लाइकली माना, या फिर ये लूजिंग कंट्रोल की निशानी हो सकती है। उसने डैली के जवाब का इंतजार करने का फैसला किया। क्लेन को नींद में डन दिखा जिसने उससे लैनेवस के केस में लियोनार्ड मिशेल की हेल्प करने को कहा। डन ने बताया कि होली कैथेड्रल से मिस्ट्री प्रायर कल तक आएगा। उन्हें क्लेन को हॉवीज स्ट्रीट पर डायरेक्ट जाने को कहा। क्लेन हॉवीज स्ट्रीट पहुंचा जहां लियोनार्ड उसका इंतजार कर रहा था। लियोनार्ड ने क्लेन को हॉवीज स्ट्रीट के बिल्डिंग नंबर 62 तक लाया। लियोनार्ड ने बताया कि ये बिल्डिंग लैनेवस ने फेक नेम से रेंट पर ली थी। क्लेन ने डिविनेशन का इस्तेमाल करके बिल्डिंग में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट का पता लगाया। उन्हें डिविनेशन से ये भी पता किया कि हिडन कंपार्टमेंट स्टडी में एक बुक शेल्फ के पीछे है। लियोनार्ड ने बुक शेल्फ को मूव किया और उन्हें एक लेटर मिला। लियोनार्ड ने लेटर खोला और क्लेन ने लेटर के स्टार्टिंग पैराग्राफ्स देखे। लेटर में लैनेवस ने कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए और नाइटहॉक्स को गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट किया। उन्हें फैक्ट्रीज में पुअर वर्किंग कंडीशंस और मजदूरों के मरने के बारे में लिखा। लेटर का एंडिंग हिंट देने की प्रॉमिस के साथ होता है। चैप्टर 204। क्लेन और लियोनार्ड को लैनेवस का लेटर मिला जिसमें उसने टिंजन में एक बॉम्ब रखने का दावा किया। उसने वार्निंग दी कि यह बॉम्ब समय के साथ स्ट्रांग होता जाएगा और अगर उसे स्टॉप नहीं किया गया तो पूरा टिंजन बर्बाद हो जाएगा। लियोनार्ड को लगा कि बॉम्ब का मतलब कुछ और है और क्लेन ने सजेस्ट किया कि ये मिस्टिसिज्म से रिलेटेड हो सकता है, जैसे एक इविल रिचुअल। लियोनार्ड को लगा कि ये बॉम्ब फैक्ट्रीज में मजदूरों के शोषण से पैदा हुई नफरत और बेचैनी से स्ट्रेंथ हासिल करता है। क्लेन और लियोनार्ड ने डन को इन्फॉर्म करने के लिए ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी वापस लौटने का फैसला किया। वहां उन्हें मेनार्ड की पत्नी और बहन मिली जिन्होंने मेनार्ड के केस को सक्सेसफुली सॉल्व करने के लिए क्लेन को 230 पाउंड का रिवॉर्ड दिया। क्लेन के न्यूज़पेपर में मैडम शेरन के एनकाउंटर और मेयर डेनिस के रिजाइन होने की ऑफिशियल न्यूज पढ़ी। डन ने लैनेवस के लेटर को देखा और उसकी मदद के लिए होली कैथेड्रल को टेलीग्राम भेजा। जब क्लेन वापस रिसेप्शन डेस्क पर आया तो उसने मेगॉस को देखा जो लैनेवस से प्रेग्नेंट थी। मेगॉस ने बताया कि वो जूटलैंड स्ट्रीट आई क्योंकि उसे ऐसा अचानक महसूस हुआ। क्लेन ने उसकी मेंटल हेल्थ की जांच करने के लिए स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसके दिमाग में एक डरावना वार्निंग घूम रही थी, डोंट लुक, यू विल डाई इफ यू लुक। क्लेन और लियोनार्ड दोनों डर से सख्त हो गए। क्लेन को एहसास हुआ कि लैनेवस ने जिस बॉम्ब का जिक्र किया था वो मेगॉस के पेट में पल रहा बच्चा है। क्लेन को एम्परर रोजेल की डायरी का एक सेंटेंस याद आया और उसने सोचा कि ये बच्चा शायद किसी ईविल गॉड का ऑफस्प्रिंग है या वो उनका अवतार हो सकता है। चैप्टर 205। क्लेन को एहसास हुआ कि मेगॉस के पेट में पल रहा बच्चा लैनेवस का बॉम्ब है। उसने अपनी क्लाउन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके कंफर्म किया कि उस बच्चे को सीधे देखना या जांच करना बहुत डेंजरस है। इससे क्लेन को याद आया कि डू नॉट लुक डायरेक्टली एट गॉड, जिससे कंफर्म होता है कि ये बच्चा या तो ईविल गॉड का अवतार है या कोई लेजेंडरी क्रीचर। क्लेन तुरंत डन के पास गया और उसे सभी डिटेल्स एक्सप्लेन किया। इसमें बच्चे का फैक्ट्रीज के रिसेंटमेंट का मतलब होता है अंदर ही अंदर बुरा लगना, गुस्सा, नफरत फील करना किसी के अगेंस्ट, ज्यादातर इनजस्टिस या इंसल्ट की वजह से। उससे ग्रो होने का कुछ थ्योरी शामिल था। डन ने तुरंत एक्शन लिया। अपने क्लर्क्स रोजान और ओरियाना को इवैक्यूएट होने को कहा। होली कैथेड्रल और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रीइंफोर्समेंट्स मांगी और चाइनीज गेट से सेंट सेलिना के एशेस को निकाल कर रखा जो एक पावरफुल सीक्रेट आइटम है।
क्लेन ने डन को ये भी सजेस्ट किया कि वो मैंडेटेड पनिशर से कंफर्म करे कि क्या उनका मेंबर मेगोस को ट्रैक करते हुए लूज कंट्रोल कर गया था या नहीं। क्लेन ने डन से मेगोस को अनएक्सपेक्टेड विजिट के साथ दूसरी कोइंसिडेंसेस का भी जिक्र किया। उन्हें बताया कि लेनेवस के लेटर के बाद मेगोस का आना इतना ऑब्वियस है कि ये हिंट करता है कि द पर्सन बिहाइंड दिस सामने आ रहा है। जब डन एशेस को लाया, उसने क्लेन को चाइनीज गेट से एक पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट पिक करने को कहा। क्लेन ने डिसाइड किया कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट्स की ताकत पर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। उन्हें अपना फ्लेयरिंग सन चार्म और एजिक का कॉपर विसल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्हें जल्दी से एक नोट एजिक को लिखा जिसमें उसने बताया कि जिस इंसान ने बच्चे की खोपड़ी चुराई थी वो मिल गया है और वो मेगोस के पेट में पल रही ईवल गॉड के बच्चे के साथ जूटलैंड स्ट्रीट पर है। चैप्टर 206। क्लेन एजिक के लेटर को देखता है और चाइनीज गेट की तरफ बढ़ता है। उसने अपनी डिविनेशन का इस्तेमाल करते हुए 3 ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट्स में से एक को चुना। क्लेन ने 3 ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट्स को देखा। पहला 2-030 इन एग्जॉस्टिबल पॉइजन। ये एक पॉइजनस सिल्वर कप है जो पीने वाले को तुरंत मार देता है। क्लेन ने इसे चूज नहीं किया क्योंकि इससे अवॉइड करना आसान है और इसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। दूसरा 2-078 डोर ऑफ डेथ। ये एक नॉर्मल वुडन डोर की तरह दिखता है जिसके अंदर से गुजरने वाले की मौत हो जाती है। क्लेन ने इसे भी चूज नहीं किया क्योंकि लेजेंडरी क्रीचर दोनों को आसानी से पहचान सकता है। तीसरा 2-105 ब्लड वेसल थीफ। ये एक ब्लड वेसल की तरह दिखता है। इसे छूने से यूजर का जीवन चोरी हो सकता है, पर इसमें दूसरे की एबिलिटीज को चुराने की एबिलिटी भी है। क्लेन ने इसे चुना क्योंकि इसकी एबिलिटी पावरफुल है और इसका इस्तेमाल वो लियोनार्ड पर करेगा। क्लेन ने सीकाट्रॉन से ब्लड वेसल थीफ लिया। सीका ने उसे चाइनीज गेट की रक्षा करने को कहा, लेकिन क्लेन ने इनकार किया और डन के पास गया। जब वो डन के पास पहुंचा तो उसे डैली का टेलीग्राम मिला जिसमें उन्होंने डन को अपने एक्शंस के लिए एक्सप्लेन करने को कहा। इससे क्लेन को एहसास हुआ कि डन खराब नहीं है और डैली ने उसे डन के सामने रिवील करने की प्लान बनाई थी। इस क्रिटिकल पॉइंट पर क्लेन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे पता चला कि कैप्टन सेफ है। चैप्टर 207। क्लेन को डन के मुंह पर खून लगने का रहस्य पता चलता है कि जब डन उससे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी का लॉ एक्सप्लेन करता है। इस लॉ के मुताबिक एक बियॉन्डर की विशेषताएं कभी नष्ट नहीं होती। जब एक नॉर्मल बियॉन्डर मरता है तो उसके रिमेन्स पोर्शंस के समक्ष बन जाते हैं जिन्हें डन ने अपनाया है। डन ने बताया कि इसलिए वो उन्हें कंज्यूम करता है। इससे क्लेन को कुछ बातें साफ हुई, जैसे कि पोशन के लिए इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। क्लेन को डन ने बताया कि उसने बियॉन्डर्स के रिमेन्स को कंज्यूम करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो अपने साथी नाइट हॉक्स को खोना नहीं चाहता था। उनके रिमेन्स को खाकर वो उन्हें अपने सपनों में याद रखता है और उनके साथ लड़ने का एहसास रखता है। डन ने अपने साथियों को याद किया जिसमें रोज़ैन के पिता एडिलेड, हिटे, ड्वेन और किनले शामिल थे। उसने अपने फैसले को सेल्फिश माना, लेकिन उसने कहा कि वो उनके साथ टिंजन सिटी की रक्षा करना चाहता है। लियोनार्ड को एहसास हुआ कि मेगोस की कंडीशन बिगड़ रही है। मेगोस ने अपने चेहरे से अपनी स्किन को कुरेदना शुरू कर दिया और उसका मुंह विकृत हो गया। लियोनार्ड ने डन को बताया कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट है एक्शन लेने के लिए। डन ने सेंट सेलिना के एशेस को लिया और क्लेन से ब्लड वेसल थीफ को लियोनार्ड को देने को कहा। डन ने उन्हें वार्न किया कि वो दुश्मनों को तुरंत अटैक करें और अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर का इस्तेमाल करें। जब डन लड़ाई के लिए आगे बढ़ा, क्लेन और लियोनार्ड रो पड़े। डन ने मुड़कर उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं, उसके सभी साथी उसके साथ हैं। उसने उनसे कहा कि वो टिंजन सिटी की रक्षा कर रहे हैं और डरता नहीं है। चैप्टर 208। क्लेन और लियोनार्ड डन के साथ इंतजार कर रहे थे। अचानक मेगोस ने श्रीच किया और डन पर अटैक किया। उसके चीखों से क्लेन और लियोनार्ड को चोट लगी। डन ने अपने फेस पर जख्म होते हुए भी सेंट सेलिना के एशेस को निकाला। एशेस से काले और स्मूथ धागे निकले जिन्होंने मेगोस को बांध दिया। मेगोस ने डन पर घातक अटैक किए, लेकिन डन ने अपने हाथों में एशेस को कसकर पकड़े रखा था। क्लेन और लियोनार्ड एग्रेसिवली आगे बढ़े। लियोनार्ड ने ब्लडी वेसल थीफ का इस्तेमाल करके मेगोस की ब्लास्फेमी कर्स को चुरा लिया। इससे मेगोस फ्रीज हो गई। क्लेन ने इससे एक मौका समझते हुए अपना फ्लेयरिंग सन चार्म फेंका। चार्म से तेज रोशनी निकली जिसने मेगोस को कंप्लीटली जला दिया। क्लेन को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जब रोशनी हल्की हुई, क्लेन को एहसास हुआ कि उसकी छाती पर किसी ने वार किया है। मेगोस ने अभी तलवार से क्लेन पर प्रहार किया, जिससे क्लेन बुरी तरह घायल हो गया। लियोनार्ड ने अपनी स्टोलन एबिलिटी का इस्तेमाल करके मेगोस को कंट्रोल करने की कोशिश की। इससे मेगोस रुक गई, लेकिन जब मेगोस का सिर फट गया तो उसने अपने आप को छोड़ दिया और लियोनार्ड पर अटैक किया, जिससे लियोनार्ड बेहोशी की हाल में चला गया। डन ने अपने काले धागों से मेगोस को पकड़ने की कोशिश की और क्लेन ने अपना आखिरी फ्लेयरिंग सन चार्म निकाला, लेकिन उसके चार्म का इस्तेमाल करने से पहले एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। चैप्टर 209। मेगोस के पेट से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिससे डन के ब्लैक थ्रेड्स कमजोर होने लगे। क्लेन ने मेगोस को अटैक करने के लिए अपना चार्म निकाला, लेकिन मेगोस ने उस पर हमला कर दिया।
डन ने अपनी नाइटमेयर एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैगोस को रोका, जिससे उसकी पीठ से खून निकलने लगा। उसने अपना दिल अपने चेस्ट से निकाला और सेंट सेलेना के एशेस में डाल दिया। इस कुर्बानी से ब्लैक थ्रेड्स मजबूत हो गए और उन्होंने मैगोस को फिर से पकड़ लिया। मैगोस के पकड़े आने के बाद क्लेन ने अपना आखिरी फ्लेयरिंग सन चार्म फेंका। चार्म से तेज रोशनी निकली, जिसने मैगोस को पूरी तरह से जला दिया। मैगोस के शरीर के साथ उसके पेट में पल रही ईवल क्रिएचर भी काली राख में बदल गया। लड़ाई खत्म हो गई और क्लेन और डन ने अपने आप को बिना चोट के पाया और शांति की सांस ली। डन ने क्लेन को बताया कि उन्होंने टिंजन सिटी को बचा लिया और फिर उसने आंख मारी। उसके तुरंत बाद उसकी हार्टबीट रुक गई। डन गिर गया। उसने अपनी आंखें खुली छोड़ दी और सूरज की रोशनी में भी झपकी नहीं। क्लेन शॉक्ड हो गया, लेकिन उसके चेस्ट से खून से लथपथ हाथ निकला, जिसके बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी। डन और क्लेन दोनों मर गए थे। कुछ मिनट के बाद लियोनार्ड को होश आया और घायल डन और क्लेन को देखकर वो दुख से भर गया। उसने दर्द और गुस्से से चीखना शुरू किया। उसने घुटनों पर बैठकर जमीन को पीटा जब तक मैंडेटेड पनिशर्स और मशीनरी हाई माइंड के मेंबर्स मौके पर नहीं आए। चैप्टर 210। इन जैंगविल, एक मिडिल एज मैन जो इन जैंगविल के नाम से जाना जाता है, एक ऑर्डिनरी नोटबुक में अपनी कहानी लिख रहा था। उस नोटबुक में क्लेन और डन स्मिथ के टिंजन में हुए सभी इवेंट्स के रिकॉर्ड थे। इंस ने लिखा कि एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक एक्सीडेंटली रेगेंस से सीरियस और हैनेस के पास आया। नोटबुक ने अपने न्यू ओनर्स को अफेक्ट करना शुरू किया। उसके इन्फ्लुएंस से वेल्च और उसके क्लासमेट्स मारे गए और क्लेन बच गया। क्लेन को नाइट हॉक्स में शामिल होने पर इन जैंगविल ने अपनी स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट माना। इंस ने डन को नोटबुक के कांटेक्ट में लाकर सीक्रेटली टेंड किया। टेंड का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना, दाग लग जाना या उसकी प्योरिटी, ईमानदारी खत्म हो जाना। इंस ने लिखा कि लेनेवस ने इंस की हेल्प से मेगोस को वेसल बनाया ट्रू क्रिएटर के लिए। लेनेवस ने रिचुअल को चुपके से कंप्लीट किया, लेकिन उसने टिंजन से भागकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। इंस ने कहा कि डन का मेंटल स्टेट हैनस विंसेंट से डैमेज हुआ, लेकिन क्लेन ने डन को एक्टिंग मेथड सिखाया, जिससे डन की कंडीशन बेहतर हो गई। इससे इंस के प्लान्स थोड़े बदल गए। मेनार्ड के मर्डर केस को इंस ने अपने प्लान का हिस्सा बनाया, जिसमें किनले की मौत हो गई और डन का टेंट बढ़ गया। नोटबुक में लिखा था कि इंस ने मेगोस को ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में आने के लिए मैनिपुलेट किया। डन का प्लान गलत हो गया, जिससे मेगोस के पेट में पल रहा बच्चा जल्द ही जन्म लेने लगा। इंस ने खुश होते हुए लिखा कि डन ने सेंट सेलेना के एशेस, लियोनार्ड ने ब्लड वेसल थीफ और क्लेन ने 2 चार्म्स का इस्तेमाल करके मेगोस को मार दिया और उसके बच्चे को एक्सोसाइज कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में डन मारा गया, जिससे इंस के प्लान्स को सही रिजल्ट मिला। इसने क्लेन को मारा और एशेस चुरा लिया। उसने अपनी डेमीगॉड एबिलिटी को अचीव करने के लिए एशेस को कंज्यूम किया। इंस ने नोटबुक में अपनी कहानी पूरी की, ये लिखकर टिंजन स्टोरी एंड्स हियर। चैप्टर 211। लियोनार्ड मिशेल, जो लड़ाई के बाद हीलिंग रिचुअल्स के साथ थोड़ा ठीक हो गया था, सेंट सेलेना कैथेड्रल के बेसमेंट में अकेला बैठा हुआ था। उसका मन बड़ा खाली था और वो समझ नहीं पा रहा था कि मर्डरर ने डन की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को क्यों छोड़ दिया, जबकि क्लेन की ले गया। सीकाट्रॉन ने उसके पास आकर होली कैथेड्रल से आया एक अनक्रिप्टेड टेलीग्राम के बारे में बताया, जिसमें इन जैंगविल और सीक्रेट आर्टिफैक्ट 0-08 के बारे में वार्न किया गया था। लियोनार्ड ने तुरंत बदला लिया और रेड ग्लव्स को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने डन और क्लेन के परिवारों को उनके निधन के बारे में बताने का फैसला किया। लियोनार्ड क्लेन के घर पहुंचा, जहां उसने क्लेन के भाई बेंसन और बहन मेलिसा को दुख भरी खबर सुनाई। उसने बताया कि क्लेन एक हीरो की तरह मर गया और कंपनी ने उन्हें 6000 पाउंड का मुआवजा दिया। बेंसन और मेलिसा दोनों शॉक हो गए। कुछ दिनों बाद डन और क्लेन का फ्यूनरल हुआ। मेलिसा ने रोए बिना सभी रिचुअल्स को कंप्लीट किया, लेकिन जब वो अकेली हो गई तो वो तेजी से रो दी। रात में एजी क्लेन की कब्र पर आया और उसने फूल रखे और अपनी देरी के लिए माफी मांगी। उसके जाने के बाद अचानक ही कब्र का ढक्कन खुल गया और क्लेन का एक हाथ बाहर आया। क्लेन बाहर आया और पागल सा दिखने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं था एक्सेप्ट इंस को देखना। उसने अपने सर के लेफ्ट साइड पर चोट देखी और चोट को धीरे धीरे हील होते हुए देखा। उसने देखा कि हीलिंग प्रोसेस धीरे है लेकिन हो रही है। चैप्टर 212। क्लेन अपनी कब्र में वापस आ गया और उसने कुछ बातें नोट की जो उसके ट्रांसमाइग्रेशन और रेजुरेक्शन से रिलेटेड थी। उसने अपनी क्लाउन पावर्स को चेक किया और देखा कि वो अभी भी सही तरह से काम कर रही हैं। क्लेन ने अपनी कब्र को चुपके से बंद कर दिया। जब उसने डन की कब्र को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्लेन ने गुस्से और दुख से भरे हुए आंसुओं के साथ वादा किया कि वो अपने कैप्टन का बदला लेगा। क्लेन ने अपने मर्डरर को फाइंड करने के लिए डिविनेशन का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि एक मिडिल एज मैन इंस जैंगविल सेंट सेलेना के एशेस को पकड़े हुए था। क्लेन ने रियलाइज किया कि इंस, जो एवरनाइट चर्च का पूर्व आर्क बिशप था, डेथ सीक्वेंस के गेट कीपर से एवरनाइट सीक्वेंस के नाइट वॉचर बनने के लिए प्लान बना रहा था। इंस ने सब कुछ प्लान किया था।
सेंट सेलिना के एशेज को एडवांस करने के लिए। क्लेन ने कहा कि इंस अकेला इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता था। उन्हें सोचा कि इंस ने सील्ड आर्टिफैक्ट 0-08 एक ऑर्डिनरी लुकिंग क्विल का इस्तेमाल किया था जो इवेंट्स को लिख कर उनको फोर्सफुली रियल कर सकता है। क्लेन ने इंस का करंट लोकेशन डिवाइन करने की कोशिश की और देखा कि इंस बैकलैंड में है, जिसे लैंड ऑफ होप और कैपिटल ऑफ कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है। क्लेन अब अपने रिवेंज मिशन के लिए तैयार था। चैप्टर 213। क्लेन ने इंस एंगविल और लैनेवस का लोकेशन कंफर्म करने के लिए डिविनेशन का इस्तेमाल किया और पता चला कि दोनों बैकलैंड में हैं। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के मौके का डिविनेशन किया और परिणाम बैकलैंड और हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज के ट्रेजर्स की तरफ इशारा करते हैं। रिवेंज लेने के लिए अपने काम को बिगिन करने के लिए क्लेन ने बैकलैंड जाने का फैसला किया। उन्हें ट्रेन टिकट खरीदा और अपने परिवार को चुपके से देखने के लिए उनके घर के पास गया। क्लेन ने अपने भाई बेंसन और बहन मेलिसा को देखा जो दुख में थे और उनकी हालत खराब थी। क्लेन ने सोचा कि वो उन्हें बताएगा कि वो जिंदा है, लेकिन वो डर गया कि उनकी इमोशनल रिस्पॉन्स से उन्हें क्या कुछ हो जाए। उसने अपने परिवार को चुपके से फॉलो किया जब वो एक सर्कस में गए। क्लेन ने अपने क्लाउन पावर्स का इस्तेमाल करके उनके लिए कुछ खास करने का फैसला किया। क्लेन ने अपना चेहरा रंग कर एक क्लाउन बनाया और उसने दोनों के पास आकर अपना एक एक्ट दिखाया। उसने हवा में एक बॉल फेंक कर एक मैजिकल फ्लावर निकाला जो खुशी का प्रतीक था। उसने वो फ्लावर उन्हें दिया ताकि वो खुश हो जाएं। दोनों ने क्लाउन को देखा और वो क्लाउन हमेशा की तरह हंस रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम 1 ख़त्म होता है और मैंने इसमें पूरी समरी कवर की है। और अगर आप लोगों को कोई और सजेशंस हैं या आप लोग कुछ और चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अगले वॉल्यूम को समराइज़ करूँ या पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँ। अगर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, और अगर मैं समराइज़ करता हूँ तो कम टाइम में ही आप लोग को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी में आखिरकार चल क्या रहा है। और अगर तुम लोग इस एंड नोट तक आ गए हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि तुम लोगों ने इतना बड़ा वीडियो देखा। और तुम लोग को अगर मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।